चलो भाई आ जाओ। तो आज की कहानी जो है, कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी निपटाएं आज की कहानी। अच्छा जी। ओए होए, अरे ये तो हम कल कल वाला देख रहे थे। ओके जी। सो बाय द वे, ये क्वेश्चन तो आसान है, सही है। तुमसे कह रहे हैं डिटरमिन के, तुम के को सब्जेक्ट बनाओगे। सही है। अच्छा, कुछ कुछ लोगों को मैंने रिसर्च वर्क करने का बोला था, थोड़ा थोड़ा इधर उधर देखने का बोला था, कुछ देख रहे हो तुम लोग? एनीवन? अभी किसी ने? तक तो नहीं देख। है? चलो खैर हो गई। रो। कल आपकी मोटिवेशन हजम ही नहीं हो रही आज। आए? क्या हजम नहीं हो रहा भाई? बहुत भारी अल्फाज। अच्छा, मैंने गालियां तो नहीं दी, देखो मैंने जलील भी नहीं किया किसी को। मोहब्बत से बोल रहा था यार मैं। बस वो ही नहीं हजम जी हो सर, रहा। मजाक करो, अभी तक नहीं देखा। अच्छा। चलो बेहतरीन। सर ये क्या है P5? अरे यार, भाई तुम कहाँ बैठे हो? हम चांद पे तो नहीं बैठे हुए? तुम हो नहीं, पे मैंने हो ना? एकदम से अभी क्लास दोबारा ज्वाइन की है ना पर। तो P5 फिर हो जाएगा अबे। एएससी की क्लास में बैठा हुआ है, P5 कैसे पढ़ाएंगे? सॉरी सॉरी। और बेटा तुम अपने करतूत सही कर लो तुम। ये धंधों में जो तुम पढ़े हुए हो ना, इंसान बन जाओ तुम, थोड़ा पढ़ लो ताकि जो है ना कौन से तुम्हारे पे। धंधे? वाह। अच्छा छोड़ो फिर, पब्लिक अच्छी बात नहीं। अंदर अंदर की बात है, अंदर ही रहने देते। अच्छा जी, आ जाओ। अच्छा, क्या यूनिट आ रहा है भाई? बल्कि लिखने की क्या ही जरूरत है। सर केजी से केजी कैंसिल कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो सर जाएगा। वो स्क्वायर है, स्क्वायर। कुछ स्क्वायर रह गया मुझसे? ओहो। अच्छा जी, स्क्वायर है। बिल्कुल हैगा। अच्छा जी। तो हमारे पास जो है ना, स्क्वायर नीचे हो जाएगा तो ये टू रह जाएगा फिर। टू रह जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, और तो बस मीटर स्क्वायर ही रह जाए। तुम लोग का भी मीटर स्क्वायर आ रहा जी। जी। है? बढ़िया। सही हो गया, आ जाओ। ना सही आ रहा है। आज भाई कोई रीड करा दो यार, अल्लाह के वास्ते से कौन रीड कराएगा? दूसरी वाले इब्राहिम ने रीड करना है। नहीं नहीं नहीं, दूर चू चिल कर। मैं करवाऊंगा तुझसे एक क्वेश्चन करवाऊंगा। यस इब्राहिम, आ जाओ, रीड कर लो प्लीज। कहाँ है ही नहीं। अबे यार A बंदा ball शार्ट of है। आ गया यहाँ पर पढ़ रहा a ball of weight 1.5 Newton falls vertically from rest in air. The drag force Fd acting on the ball is given by the expression in A. The ball reaches a constant terminal speed of 33 meter per second. Assume that a thrust acting on the ball is negligible and that density on the air is uniform. For the instance where the ball is traveling at a speed of 24 meter per second, determine the drag force Fd on the ball. ओके। अच्छा जी, क्या करेंगे? अच्छा, इसने जो है ना कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बोल रखी है। देखिए आपने, वेट है तो इन्होंने आपको बता दिया, यहाँ से आप निकाल लो कि मास सही है। और रेस्ट इन द एयर सही है। और उसके बाद जो है, रीच द टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी लेकिन 30, यानी इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो हो रही है, एफ डी बिकम इक्वल टू वेट हो रहा है इस पॉइंट पे, सही है। अज्यूम दैट द अपथ्रस्ट इज नेग्लिजिबल, अपथ्रस्ट नहीं है, ओके फाइन। अच्छा जनाब, 25 पे जब ट्रैवल कर रही है, डेंसिटी है, हम मास वास की जुगाड़ वहां से लगा लेंगे। चलो। यार लेकिन इतना कम नंबर क्यों दे रहा है यार? के की वैल्यू दे रखी है उसने। ये दो इक्वेशन बन रही हैं, और दो इक्वेशन के दो नंबर दे रहा है, ऐसा क्यों? तुम लोगों को क्या लग रहा है ऐसा? लग रहा है ऐसा कुछ? या चलो अगर हम, ख्वारी वाला तरीका आ रहा है। ख्वारी वाला तरीका ऐसा आ रहा है कि अगर हम देखेंगे भाई, हमारे पास वेट ऑफ द बॉल दिए हुए, हम डेंसिटी निकाल के मास वास हमारे पास आ जाएगा। लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, हाँ वॉल्यूम नहीं दिया हुआ। अच्छा जी, और क्या निकाल सकते हैं ड्रैग फोर्स के लिए हमारे पास? अगर हम स्पीड यूज कर लें टर्मिनल वेलोसिटी वाली, फॉर द बॉल मूविंग एट 25 मीटर पर डायरेक्ट सेकेंड। हम्म। डायरेक्ट के और रो की कंबाइन वैल्यू निकाल सकते हैं ना। के और रो की कंबाइन वैल्यू तो उससे क्या फायदा होगा? मैंने बोल रहा, आपने बताया ना, ये एफ वो डी इक्वल्स टू वेट, तो फिर वहां से 1.5 इज इक्वल टू के रो और 33 स्क्वायर, वहां से
के रो की वैल्यू आ जाएगी और फिर 25 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो एफ डी आ जाएगी। यानी आप कह रहे हो कि एफ डी इज इक्वल्स टू रो के एंड वी, सही है, और एफ तो डी ओवर वी इज ओके, एंड के रो की वैल्यू यहाँ से निकालने को बोल रहे हो। लेकिन लेकिन सर एफ डी डब्ल्यू तो हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि कांस्टेंट टर्मिनल स्पीड 33 पे है। हाँ ना, वो इधर तो यहाँ पर अगर तो 55 तुम पे। यहाँ पे 25 यूज करोगे तो फंस जाओगे। सही है, लेकिन हम ये कह लेकिन सर मैं सकते हैं, कह हम दो वैल्यूज बना सकते हैं अगर आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि एफ डी वन इज इक्वल्स टू ओवर वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ डी टू ओवर वी टू का स्क्वायर, ऐसा ऐसा बोल रहे हो। जी और सर। अगर हमारे पास जो है, अच्छा ये दोनों केस के अंदर ये कांस्टेंट रहेगा, सही है, ये कांस्टेंट है दोनों केस के अंदर, सही है। सो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है ड्रैग फोर्स पहले वाले केस में हमें नहीं पता, कि जिस केस में जो स्पीड है वो 25 है, सही है, 25 मीटर पर सेकेंड है, सही, उस पर हमें स्पीड नहीं पता, उस पर हमें ड्रैग नहीं पता। लेकिन जिस पे स्पीड 33 है उस पर हमें ड्रैग पता है 1.5 न्यूटन है, क्योंकि वो वेट के बराबर हो चुका है, सही है। सो 1.5, ये ऊपर स्क्वायर नहीं है, 1.5, सही है, डिवाइडेड बाय 33 का स्क्वायर, ओके। तो चलो निकाल दो भाई। ये भाई फॉर्मूला क्या लगा है ड्रैग के लिए? यार ऊपर जो फॉर्मूला गिवन था वो लगा दिखा दो, इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 33। तो सर ये जो पहले आपने फॉर्मूला लिखा है किसी काम का नहीं है? अबे उसी से तो हमने आगे वाला फॉर्मूला बनाया है, बता रहा हूँ पहले वैल्यू निकालो, बता रहा 0.86। हूँ 0.86, ओके, सही आ रही है। हाँ जी आ रही है, चलो। अच्छा देखो सीन ये कि ये वाला फॉर्मूला उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ था, राइट, पहली चीज। अच्छा, जब क्वेश्चन के अंदर उसने ये मेंशन किया हुआ था, मैंने उस फॉर्मूले से ना वेलोसिटी को नीचे डिवाइड किया, के और रो मैंने सब्जेक्ट बना लिया, राइट। अब के और रो की वैल्यू जो है ना वो उसने गिवन दी हुई नहीं थी, सही है। सो हम हमें हमें उसने दो सिनेरियो बाय द वे दिए हुए हैं, एक सिनेरियो दिया हुआ है 25 का, और एक सिनेरियो दिया हुआ है 33 मीटर पर सेकंड का, राइट। सो हमने जो है ना दोनों सिनेरियो की इक्वेशंस को इक्वेट कर लिया, राइट, हमने ये बनाया, सही है, फॉर द फर्स्ट केस जहाँ पे स्पीड 25 थी और हमें ड्रैग फोर्स नहीं पता थी, राइट। और हमने बनाया फॉर द सेकंड केस जहाँ पे स्पीड जो है वो 33 न्यूटन थी, और चूंकि उसने टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर ली थी तो 1.5 न्यूटन की फोर्स आ गई थी, तो हमने उसको इक्वेट कर लिया इन दोनों के साथ, सही है। समझ पा रहे हो बच्चों? समझ रहे भाई? राफी समझ रहे हो? जी। सर यहाँ ओके, पे के और रो दोनों कांस्टेंट इसलिए हम हाँ जी, इक्वेट कर। इस वजह से जो है ना वो हम इक्वेट करके काम चला रहे हैं, समझ लो। तो ये हो गया, फाइन, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। कौन कर रहा है? इब्राहिम रीड कर ले भाई, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल निकालनी है। The acceleration of the ball. क्या करोगे भाई, बता के भी जाओ, तुम ऐसे ही स्टार्ट हो जाए तो जल्दी से, तो से कुछ बता के जाओ क्या करना है, एक्सेलरेशन। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी से पहले पहले की एक्सेलरेशन आपने निकालनी है, कि उस यानी अच्छा जब 25 पे तो उस इंस्टेंट पे जो है ना वहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करो, राइट। लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो इंस्टेंटेनियस यानी इंस्टेंट पे नहीं होती है, बल्कि उसके लिए आपको कोई भी दो टाइम इंस्टेंट लेने पड़ेंगे, सही है। तो या तो एक्सेलरेशन के लिए आप जो है ये यूज़ कर लो, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर टी, क्या हम ये यूज़ कर सकते हैं बाय द वे, एनीबडी? क्या हम ये यूज़ कर सकते हैं? यस। नहीं यूज कर सकते। टाइम ही नहीं है हमारे। क्या रीज़न? टाइम नहीं है, ओके। लेकिन चलो अगर मान लो टाइम होता तो यूज़ कर पाते फिर शायद यूज कर फिर तो सकते। सर सारी चीजें गिवन हैं? होती ना। अबे नहीं 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 कर सकते थे तब भी, क्यों करते भाई? क्यों सर? बच्चों ये वाले फॉर्मूले के लिए कंडीशन थी, रिमेम्बर? कंडीशन ये थी, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कंडीशन होती थी कि आपके पास ड्रैग फोर्स नहीं होनी चाहिए सिस्टम में, या अगर है तो कांस्टेंट होनी चाहिए, या इफेक्ट बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। एक्सेलरेशन इज चेंजिंग राइट एट एवरी इंस्टेंट, जब तुमने उसको रेस्ट से रिलीज किया है तो उसकी एक्सेलरेशन 9.81 थी, नाउ इट्स मूविंग ऑन 33 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे जीरो एक्सेलरेशन के साथ, राइट। तो एक्सेलरेशन जो चेंज हो रही है ना, ये तो नहीं होनी चाहिए, इस फार्मूला की कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, राइट। समझ पा रहे हो बच्चों? गाइस गेटिंग? जी। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ नहीं यूज कर सकते इस वाले के सिनेरियो के अंदर, इस वाले केस के अंदर, राइट। अच्छा जी, तो तुम उसके लिए एफ इक्वल्स टू एम ए यूज कर लो, राइट। दिस इज द ओनली थिंग, रिजल्टेंट फोर्स लगा के यूज कर लो, सही है। अच्छा जनाब,
बॉल बना लेते हैं हम। सही है। हमारे पास डाउनवर्ड जो आ रही है, फोर्स आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 1.5 न्यूटन का वेट है। सही है। और उस टाइम पे जो है ना, जब 25 की स्पीड से मूव करिए बॉल, तो उस पे जो है ना 0.86 की अपवर्ड फोर्स है, राइट। और मास जो तुम्हें दे रखा है वो 1.5 डिवाइडेड बाय 9.81 कर लोगे तो मास आ जाएगा, राइट। तो इसमें हम ओके। 1.5 माइनस 0.86 करेंगे, रिजल्ट अच्छी, निकलेगा। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड हो गया, वेरी गुड हो गया, फोर सही हो गया। पॉइंट टू 4.2 आंसर बता रहे हो? ओके। कैसे पता चल रहा है इतना जल्दी जल्दी तुम्हें आंसर में? अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, मुझे याद है, याद है। टॉप सीक्रेट रखना है या फिर खोल दे? सर सीक्रेट है। अच्छा अच्छा। 4.2। ओके, गुड है, हाँ सही है। 1.5 ए, ओके। क्या आ रहा है? 4.2 कह रहे हो तुम लोग? 4.2 परफेक्ट हो गया, चलो। आगे आ जाओ भाई, कौन बताएगा, कौन पढ़ा है? इब्राहिम पढ़ ले भाई। Describe the acceleration of ball and B as its speed changes from 0 to 33 meter per second. हम्म। चलो। तुम क्या कहोगे कि भाई एक्सेलरेशन तो तुम्हें पता है कि भाई डिक्रीज होके जीरो हो रही है, राइट। तुम ये कहते हो कि भाई द acceleration would be 9.81 at t equals to 0, right? Um, as the ball descend, as the ball moves down, okay, its velocity increases, which increase the drag force, and decrease the resultant force. Hence, the acceleration reduces to 0। ओके, क्लियर हो गया। इसकी कहानी देख लेते हैं बस एक दफ़ा, ताकि हमारी जो है ना तसल्ली हो जाए, ईमान में तो ताज़ा हो जाए। अच्छा जनाब, हम कर रहे हैं, अरे यार खोला हुआ ही नहीं है यार, लंबी होगी अब। चलो, खैर। 2018 पे, अरे 17 पे ही रह गए अभी तक हम। 17 का नवंबर एंड 11 आ गया। 21। 21 का क्वेश्चन नंबर वन, लास्ट पार्ट। Many answers correctly state that acceleration decrease in the final acceleration is zero. Candidate also, okay, ball would be free fall. A common misconception was that the ball decelerate. Okay, ball की speed increase हो रही है at the decreasing rate. Okay, another misconception was that the ball initially has an increasing acceleration that is often followed by the decreasing acceleration. Okay, सही है ना? So these are all the misconceptions, right? कि बॉल की एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, या बॉल जो है ना, कॉमन मिसकंसेप्शन वाज दैट द बॉल इज डिसेलरेटिंग। फाइन। सर डिसलेरेटिंग नहीं होगी। बॉल की एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, समझ रहे हो? और वो जब वो डिक्रीज होकर जीरो होगी, और फिर जीरो होने के बाद नेगेटिव के अंदर जाएगी, देन वो डिसेलरेशन कहलाएगी। समझ पा रहे हो आप? जी सर। ओके। तो ये है, सही हो गया ना? सो आपके पास दो चीज़ होती है, एक होती है कि भाई एक्सेलरेशन इंक्रीज होती है, या एक होती है एक्सेलरेशन डिक्रीज, राइट। और एक होती है डिसेलरेशन इंक्रीज, और एक होती है डिसेलरेशन डिक्रीज। दीज आर द फोर थिंग, राइट। सो अगर आपके पास है एक्सेलरेशन, सो इधर द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर होता है, राइट। वरना फिर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, राइट। सो एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी भी क्या फर्क पड़ेगा? सो वेलोसिटी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, राइट। क्या मतलब हुआ इंक्रीजिंग रेट? मतलब ये हुआ कि अगर जो है
अगर जो है पिछले सेकंड के अंदर जो है ना वो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई थी, तो अगले सेकंड के अंदर लेट से वो 7 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी, फिर अगले सेकंड के अंदर वो 9 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी। राइट, समझ पा रहे हो तुम कि वो इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन जो चेंज है ना वेलोसिटी के अंदर वो भी इंक्रीज हो रहा है, समझ लो। तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। सही है, अगर तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, सही है। और अगर तो एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीजिंग है, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा कि वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी, राइट, बट वेलोसिटी इंक्रीज बट एट डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, ओके। डिक्रीजिंग रेट मतलब कम उससे। डिक्रीजिंग रेट का मतलब है कि जैसे लेट से पहले सेकंड के अंदर वेलोसिटी जो है ना वो 0 से 5 हुई, सही है। अब अगले सेकंड के अंदर वो 5 से 10 नहीं होगी, बल्कि 5 से 9 हो जाएगी, फिर अगले सेकंड के अंदर वो 9 से 14, यानी 4 के डिफरेंस से नहीं जाएगी, बल्कि लेट से तुम कह लो कि 12 चली जाएगी, राइट, 3 का डिफरेंस हो गया, समझ लो। तो जो डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटीज है ना वो डिक्रीज होता है, इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग रेट, समझ पा रहे हो। जी सर। सही हो गया, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जनाब, ये दो चीजें हो गई, और फिर तीसरी चीज अगर आपके पास है डीसेलरेशन। अच्छा जी, डिसेलरेशन, ओके। और डीसेलरेशन अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, सही है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, ओके। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट बोले तो कि अगर पहले से अगर लेट से आप 50 किलोमीटर या 50 मीटर पर सेकंड पे जा रहे हो, सही, और आपकी डिसेलरेशन इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि पहले सेकंड के अंदर आपकी जो वेलोसिटी हुई वो 50 से 45 हो गई, 45 हो गई, राइट। एंड देन इन द नेक्स्ट सेकंड फ्रॉम 45 इट डिक्रीजेस टू इट डिक्रीजेस नॉट टू 40, बल्कि इट डिक्रीजेस टू लेट से 37 और 38, राइट। 5 का डिफरेंस से डिफरेंस इंक्रीज होकर 6 हो गया, राइट। एंड देन इट फर्दर डिक्रीजेस टू लेट्स से 32, सही है। वो था आपका डिफरेंस, है वो इंक्रीज हो गया। बच्चों समझ पा रहे हो? बच्चों प्लीज बताओ, हाँ ना बोलो। सही है। एंड जी सर। लास्ट कॉन्सेप्ट कि भाई वेलोसिटी अगर एक्सेलर डिसेलरेशन भी अगर डिक्रीज हो रही है, विच मीन कि भाई सर वेलोसिटी, हाँ जी, ये वेलोसिटी इंक्रीजेस बट एट डिक्रीजिंग रेट, इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज ही होगी लेकिन ना। एक्सेलरेशन कम होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है, राइट। एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, सही, दो दो अलग क्वांटिटी है, राइट। यहाँ पे जो है ना ये वाले केस के अंदर जो है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, राइट। एक्सेलरेशन इंक्रीज का मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सही। और सर यहाँ आप पे इधर वो वैल्यूज भी लिख देंगे साथ साथ, वो एग्जाम्पल के साथ, वैसे सही समझ आ जाएगा। एक्सेलरेशन डिक्रीज, ओके। सो यार वो मैं वैल्यू लिखूंगा ना तो उससे गलत मिसकॉन्सेप्शन बन जाएगा, सही है। क्योंकि जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ तो तुम समझ पा रहे हो, लेकिन अगर वो मैं लिख दूंगा तो शायद वो फिर गलत समझोगे तुम लोग, सही, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, सही है। क्योंकि एक्सेलरेशन तो डिक्रीज होगी, सही है, और वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन अगर डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी, बट उसमें जितना इंक्रीमेंट आ रहा होगा वो कम कम आएगा, मतलब जो है ना, तुम ये कह रहे हो कि भाई लेट से 0 है, 0 से 5 हुआ, 5 से 9 हुआ, 9 से 13 हुआ, 9 से 12 हो गया, सही है, 12 से फिर लेट से 13 हो गया, सही है, एंड 13.5 हो गया, सही है। अब देख रहे हो तुम कि वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी इज गेटिंग लार्जर एंड लार्जर, बट जो आपके पास जो डिफरेंस बिटवीन द टू वेलोसिटीज है दैट इज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, राइट। And this is what you call the acceleration decreasing, okay, decreasing acceleration, okay। सही हो गया बच्चों, समझ पा रहे हो? और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 5, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर लेट्स से 19 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा, सही, एंड सो ऑन, इस तरह से चल जाएगा, समझ रहे हो? सो बच्चों क्लियर और हो एक रहा है? दफा आंसर लिखा आएगा जो आपने लिखा था। अंग्रेजी वाला ये देख लो, सही हो गया। अच्छा जी, जी अब तुम्हारे पास ये दूसरे जो केस हैं कि भाई वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे कि भाई अगर तो आपके पास डीसेलरेशन डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट,
डिक्रीजिंग रेट। ओके, सही हो गया। मतलब दोनों केस में अगर तुम एज्यूम कर लो कि 50 पे तुम खड़े हो, सही है। अब यहाँ पे जो है ना डिसेलेरेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो पहले केस में 45 हो जाएगी, फिर तुम्हारे पास 38 हो जाएगी, सही है। फिर तुम्हारे पास जो है ना वो 30 हो जाएगी, फिर तुम्हारे पास जो है ना वो 20 हो जाएगी, लेट से इस तरह से तुम्हारे पास चल रही है, राइट। वेलोसिटी, दीज आर द वेलोसिटी वैल्यूज। ओके, सही हो गया। सर और आपने वो क्या लिखा है? क्या चीज़? डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। हाँ जी, इसमें सर ये मसला क्या वाला है? फिर से एक्सप्लेन करते? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, यही तो बता रहा हूँ, एट इंक्रीजिंग रेट। कि भाई अगर आपके पास डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है तो इसका मतलब है कि 50, अगर आपके पास एक वेलोसिटी है, सही, और आपने डिसेलेरेशन स्टार्ट की तो अगली 45, लेकिन डिसेलेरेशन आपकी बढ़ती जा रही है, तो 45 से 38 हो जाएगी, 30। तो ये जो ना, अब आप देख रहे हो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज, अगर आप देख रहे हो तो इंक्रीज इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। क्लियर हो गया? बस चेंज इन वेलोसिटी अगर ज्यादा आ रहा है तो मतलब हाँ, इंक्रीजिंग रेट हो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अगर पॉजिटिव में और ज़्यादा आ रहा है तो आपके पास जो है वो इंक्रीजिंग रेट है, सही है, लेकिन वो एक्सेलरेशन एट एन इंक्रीजिंग रेट है। चेंज इन वेलोसिटी अगर, ये इस तरह से कह लो, और आसान कह दो, भाई ने और आसान कर दी जिंदगी, ये लो। अगर तो आपके पास जो चेंज इन वेलोसिटी है, अगर तो वो चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव के अंदर है, सही है, तो इसका मतलब है यू आर एक्सेलरेटिंग, सही है। और अगर वो चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, सही है, सो यानी वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो है यू आर एक्सेलरेटिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट ऑफ द वेलोसिटी। ओके, और अगर चेंज इन वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव के अंदर है, सही है, नेगेटिव के अंदर है, तो इसका मतलब है कि यू आर, अच्छा जी, ये लेकिन इसमें फंस ही जाओगे, कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। अगर हम जो है ना वो पिछली वाली से अगली वाली को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा। ओके, अगर हमारे पास वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव के अंदर आ रही है, राइट, और डिक्रीजिंग है, सही है, दिस इज द सेकंड केस, सही है, कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। ओके, यानी शुरू वाले दो केसेस हो गए, सही, दीज आर द फर्स्ट टू केसेस, राइट। फर्स्ट टू पॉजिटिव आपको ये बता रहे हैं कि जब आप जैसे 9 - 5 करोगे तो 4 आ रहा है, सही है, 5 - 0 करोगे स्टिल 5 आ रहा है, सो ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव, राइट। सो चेंज इन वेलोसिटी इज पॉजिटिव, इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, राइट। एंड ये जो आगे वाला इंक्रीजिंग है, दिस इज एट एन इंक्रीजिंग रेट या एट अ डिक्रीजिंग रेट। ओके गाइज, ये बात क्लियर हो पा रही है? सही हो गया। सर आप जी। एक सेकंड ऊपर जाएंगे, क्या बोलिए, क्या बोल रहा है भाई? एक सेकंड ऊपर जाएंगे। हाँ बोलिए। ओके सर। सही हो गया। अच्छा जनाब, और सेकंड वाले में आप कह सकते हो कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी नेगेटिव के अंदर है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी, अच्छा जी, ये आ सकता है इंक्रीजिंग रेट के साथ। अबे यार, इंक्रीजिंग रेट के साथ, राइट। या फिर जो है ये वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव हो सकती है और डिक्रीजिंग रेट के साथ हो सकती है, सही है। ओके, ये आपके पास चार केसेस बन गए, ये फर्स्ट और ये सेकंड वाला, सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास जो है ना इस तरह का केस होता है। क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। ये ऑल दो बहुत कम टेस्ट करते हैं क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें टेस्ट नहीं कर सकते। फिजिक्स के अंदर अगर मैकेनिक्स, मैथ्स के अंदर मैकेनिक्स होगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट होगा, सही है। आ जाओ भाई, कौन करेगा रीड? जैनब, जैनब कर सकती हो रीड प्लीज? Variation with time t of the velocity v of two cars p and q is shown in figure 2.1. हम्म। अच्छा एक बात बताओ Cars कि स्पीड p टाइम ग्राफ है तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या बताएगा और ग्रेडियंट क्या बताएगा? area is going to be distance, ओके, एंड स्पीड, ग्रेडियंट, acceleration. एक्सेलरेशन, गुड हो गया। चलिए, अच्छा जी आगे आ जाओ। The cars travel in the same direction along a straight road. Car p passes car q at time t equals 0. The speed limit for cars on the road is 100 kilometers per hour. State and explain whether car q exceeds the speed limit. क्या करें?
अच्छा जी। कार क्यू की जो मैक्सिमम स्पीड जा रही है वो 30 जा रही है, राइट। हम स्पीड लिमिट को किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड के अंदर। सो मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय पर आ रहा है, तो इसका मतलब है 3600, राइट। सो क्या के पास जाएगा 1000 और 100 डिवाइडेड बाय 3.6, हाउ मच, कितना आता है? 31 समथिंग या 28 बनता था इसका, यहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। तो इसके लिए हम वो भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5/18। हाँ जी, वही तो कर रहा हूँ मैं भी यार। 27.77. ओके, 27.77। सो आप इसको कह सकते हो 28, राइट। सो बेसिकली द स्पीड लिमिट इन मीटर पर सेकेंड इज 27, 28, राइट। एंड द कार इज मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल्स टू 12, तो यस, सही है। सो आप कहोगे सर कि भाई, हाँ बोलिए। आप 30 मीटर पर सेकंड को उसमें कन्वर्ट करके दिखाएंगे किलोमीटर पर आवर में? अरे यार, ये तो नहीं आता मुझे, ऐसा क्यों भाई, क्यों बसा रहा तो है भाई? रेसिप्रोकल कर देंगे। ऐसा ऐसा करोगे? सही हो गया ना, तो 30 मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर्स और डिवाइड, उल्टा कर देना भाई, जो किलोमीटर वाले काम जो यहाँ पे नीचे किया वो उसको ऊपर कर दो, समझ लो। फिर 18/5। इस और जब देखो, डिवाइड बाय 1000 और हाँ, मल्टीप्लाई बाय वही वही वही, यानी डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा ये, सही है। और डिवाइडेड बाय 1 एंड देन 3600, सही है। सो जब वो रेसिप्रोकल करोगे, सो 30 × 3600 डिवाइडेड बाय 1000। आसान समझ रहा है भाई? जी जी सर। बस ये तो कहानी। 108 सर आ रहा है। किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर 10। सेकंड 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता हाँ जी। अबे कॉन्सेप्ट याद रखो ना, रट्टा क्यों लगा रहे हो? तो किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर का 1000 लगाओगे, पर आ रहा है, आर में डिवाइड करना है, नीचे 3600 से डिवाइड कर दो, सही, 5/18 बन जाएगा, रिड्यूस होकर, सही हो गया। चलो, आ जाओ भाई। कौन है भाई? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द कार पी निकालनी है। कार पी की एक्सेलरेशन निकाल दो, आसान सी चीज़ है, ग्रेडियंट से तुम्हें निकल जाएगा। सो तुम कह दो कि भाई ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन, ओके। सो 20 और 0 आ रहा है, और 24 और 12 आ रहा है, सही है। सो 0, 20, सही है, एंड 12, 24, सही हो गया। एंड सॉल्व कर लो भाई। 24 - 20 डिवाइडेड बाय 12, सही है। सो 4/12, 1/3, 0.3333, भाई ऐसा आ रहा है। है। जी सर। अच्छा जी, ऐसे ही आ रहा है, चलो गुड हो गया। जैनब आ गया जो बेटा। है। सर ग्रेडियंट में ग्राफ में कर्व बन रहा होता है तो हम टेंजेंट बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो आप समझा सकते हैं? Determine. क्या क्या बोल लो, वो मैं क्या करूँ? जब कर्व बन रहा होगा तो टेंजेंट कैसे बनेंगे? क्या मतलब अगर आपके पास जो है ना, लेट्स से ये कर्व बन रहा है, सही। अब आपको फिर वो किसी भी एक फिक्स पॉइंट पे बोलेगा निकालने के लिए, लेट्स से भाई वो इस पॉइंट पे बोले आपको निकालने के लिए, सही है। सो यहाँ पे आप बना दो, यहाँ पे आप टेंशन बना दो, ये बन गया टेंशन, सही है, ऐसा बन जाएगा। समझ गया भाई? सर एक्सेलरेशन की वैल्यू सर क्या थी? 0.333, सही। चलो, हाँ जी। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार, जैनब क्या करोगी डिस्टेंस निकालने के लिए? द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार। Area. हम्म मतलब किस तरह से हम ले, ये वाला यहाँ से पहले का एरिया लें या पूरा एरिया लें, या क्या करें, कोई आइडिया? इन दोनों के दरमियान में जो जगह है वो ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं। ये और दूसरा वाला भी। ये वाला, ऐसा नहीं, क्यों? छोटा वाला ट्रायंगल। ये वाला यस। ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या जहन में आया? नहीं सर, मैंने डिफरेंस कहा था। ऐसा ऐसा तो तुमने नाप दिया, ऐसी कोई कुछ भी नाप दिया है? बहुत सही, बहुत सही, हैवी। अबे नहीं बे, ब्रो। आ अच्छा, ओके फाइन। अच्छा, बाय द वे, कौन कौन जैनब की बात से इत्तेफाक कर दे? एनीवन? कोई तो सपोर्ट कर दो यार। बैठ लो, मैंने गलत बोल दिया, तुम लोग को थोड़ा सा और कंफ्यूज करना था, चलो खैर कोई बात नहीं, तुम्हें पता चल गया कि ऐसा गलत है। फाइन, आज निकालते हैं बेसिकली ना।
हिसाब किताब ऐसा है कि तुम पूरा एरिया अंडर द ग्राफ लोगे दोनों का, सही, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, राइट, क्योंकि जीरो से तुम बात करो तो जीरो से कितना डिस्टेंस आगे गया तुम्हें निकालने के लिए पूरा एरिया अंडर द ग्राफ निकालना होगा, राइट। सो तुम उसने क्या रखा है 12 तक, राइट। सो एरिया अंडर द ग्राफ, सही है, फॉर पी माइनस क्यू, फॉर पी, और इसको माइनस कर दो क्यू से, सही है, माइनस क्यू, सही है। ये बात हो गई। अच्छा जनाब, चलो पहला वाला जो है पी का जो है वो आई थिंक ट्रेपेजियम बन रहा है, क्यू का ट्रेपेजियम बन रहा है, पी का जो है ना अच्छा जी 1/2 × 20 प्लस 24 × 12, ओके, and minus 1/2 into base which is 12 into height which is 30, right। निकाल दो भाई कितना आ रहा है। सो 6 बन जाएगा, 6 × 20 24 44, सही है, माइनस 6 × 30, सही है। ये हो जाएगा 6 × 3 = 180, और 6 × 4 = 24, 84, 284, नहीं 84। 84 का 264 डिस्टेंस है, ओके। तो ये 64 बता रहे हो, 180 आ रहा है, और आप बोल रहे हो 84, फाइन, चलो आगे नहीं आ टू जाओ। सिक्सटी फोर क्या क्या दोबारा बोल। टू 264 264, सॉरी। हाँ जी, आगे आ जाओ जनाब। From time t equals to 12 seconds, the velocity of each car remains constant at its value at t हम्म, equals to 12 seconds. Determine the time at the time t at which car Q passes car P. ओके, क्या करेंगे, ऐसे मत जाओ यार, कुछ तो बता के जाओ। अच्छा जी, फिर ऊपर वाले पार्ट का रीजन समझ नहीं आया आपने माइनस किया। देखो उसने कहा डिस्टेंस बिटवीन द टू कार निकाल दो ना, एक गाड़ी आगे चल रही होगी पीछे चल रही होगी, सही है, तो हमने दोनों को माइनस किया, उनके बीच का डिस्टेंस आ गया, समझो, मतलब एक कार ये है, एक गाड़ी ये है, सही है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है द डिस्टेंस इज 84, ओके, क्लियर है, अच्छा अच्छा जी। सही है। अच्छा बाय द वे, एक तो इसका रट्टा हमने लगाया हुआ था, सही है, कि दोनों की स्पीड का डिफरेंस ले लो एट 12, क्योंकि जहाँ पे वो 12 सेकंड पे है तो उनकी स्पीड कांस्टेंट है, राइट, एक 24 पे है और एक जो है वो 30 पे है, राइट। तुम्हारे ख्याल में कौन सी आगे होनी चाहिए, 34 वाली, 30 वाली या 24 वाली, एनीवन। ये 24 है, ये 30 है, कौन सी आगे होगी। 30। 30 आगे होगी, अबे कैसे, बाय द वे शायद उसने बताया होगा कि ये आगे अ, होगी है, क्योंकि उसका डिस्टेंस कौन सी आगे होगी, वो 24 वाली 24 वाली आगे होगी, सही है, क्योंकि देखो उसका डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है ना, ये 24, ये कार पी के लिए हमने ये काम किया, राइट, उसका डिस्टेंस हमारे पास 264 आ रहा है, तो ओरिजिन से इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है और ओरिजिन से इसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट, समझ लो, जी। सही है। सो ये हमारे पास होने वाली है क्यू, ये हमारे पास होने वाली है पी, सही है, और क्यू जो है वो 30 पे ट्रैवल करी है और पी जो है वो हमारे पास जो है वो 24 पे ट्रैवल करी है, राइट नाउ, अब दोनों कांस्टेंट है, राइट, अब तुम्हें ये वैसे कॉमन सेंस की बात है कि अगर तुम ज़्यादा स्पीड वाली आगे ले लोगे तो फिर ओवरटेकिंग कहाँ से आएगी, समझ लो, क्योंकि तुमसे यहाँ पे कह रहा है कि दोनों कांस्टेंट है, कब जो है ना पी क्यू पी को पास करी, वैसे ये चीज़ भी तुम्हें बता रही है, राइट, कि पी क्यू को कब पास करी, इसका मतलब है पी शुड बी अहेड एंड क्यू शुड बी बिहाइंड, ओके। अच्छा एक तो तरीका ये था, तुम्हें याद होगा कि दोनों की स्पीड का डिफरेंस ले लो और डिस्टेंस को डिवाइड बाय स्पीड कर दोगे, टाइम आ जाएगा, राइट। हमने एक रट्टा लगाया था, राइट, हमने कहा था कि भाई जो तुम्हारे पास टाइम है दैट इज बेसिकली द स्पीड ऑफ द कार वन माइनस द स्पीड ऑफ द कार टू डिवाइड, सॉरी डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, यानी डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द कार वन माइनस द स्पीड ऑफ द कार टू, तुम्हारे पास वहां से कहानी आ जाएगी, राइट। सो 84 डिवाइडेड बाई, ये तो हमने रट्टा लगाया हुआ था, सही है, डिवाइड बाय 6 कितना बनता है, 14 14। 14, ओके। अच्छा 14 कहाँ से आ रहा है, 14 12 के बाद से 14 आ रहा है, राइट, ये जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम इज 12 सेकेंड्स, राइट। अब ये 12 के बाद से 14 आ रहा है, तो इसका मतलब है स्टार्टिंग से कब आया, कितना आया होगा, 26, यस, सही हो गया, सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। सर बोलो मुझे भाई, मुझे तुम्हें ये ये समझ नहीं आई थी, मैंने नहीं, हाँ, 14 डायरेक्ट आंसर लिखा था, 26 मुझे नहीं समझ आई थी। अरे यार मैं तो रट्टा लगा के बैठा हूँ, मैंने 4 दफा आंख बंद करके पढ़ा था, मुझे याद हो गया था, फिर मैं इसलिए, मैं ऐसे थोड़ी, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है भाई। अच्छा सुन सुन सुन, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है सर। अबे सुन। अच्छा देखो ना, सीन ये है कि डिटरमिन द टाइम टी एट विच द कार पी पासिस कार क्यू, सही है, उसने जस्ट टाइम टी कहा हुआ है, सही है,
और ये जो टाइम टी है, ये टाइम टी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये टाइम टी जो स्टार्ट हो रहा है जीरो से स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो बेसिकली आपको, क्योंकि देखो, थ्रू आउट द डिस्टेंस, थ्रू आउट द जर्नी, जो कार क्यू है वो आगे ही है और पी पीछे ही है, राइट? और इस पॉइंट पे यानी 26 सेकेंड पे फ्रॉम जीरो उसने ओवरटेक किया, राइट? अगर आप जस्ट 14 लिखोगे, 14 का मतलब ये होगा, क्योंकि देखो उसने स्मॉल टी बोला है और स्मॉल टी स्टार्ट हो रहा है जीरो से, 14 का मतलब है कि 12 के बाद 2 सेकंड उसको और लगे, 14 पे उसने ओवरटेक कर दिया, राइट? ऐसा नहीं है, 12 के आगे 14 सेकंड लगेंगे जब उसने ओवरटेक किया, समझ रहे हैं? हाँ ना, बोल भाई। जी जी सर, जी जी। हो गया, परफेक्ट हो गया। सही, एक तो ये कहानी थी जो कि आसान वाली थी, लॉजिक वाली समझ नहीं, आगे चले। हम कह रहे थे कि भाई हमारे पास ये एक्स है, सही है, यहाँ पे ओवरटेक हो रहा है, सही है। तो जो पीछे वाली गाड़ी है उसने 84 प्लस एक्स का डिस्टेंस कवर करना है, सही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा दो, सही है। पीछे वाली जो गाड़ी है उसने 84 प्लस एक्स का डिस्टेंस कवर करना है इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, और उसकी स्पीड है 30, राइट? और आगे वाली गाड़ी ने सिर्फ एक्स का डिस्टेंस कवर करना है इन दैट सेम अमाउंट ऑफ टाइम, और उसकी स्पीड है 24। टाइम यहाँ पे दोनों में सेम होने वाला है, राइट? और अब यहाँ से तुम बना लो, 30t इज इक्वल टू 84, सॉरी 84 प्लस एक्स, राइट? और x इज इक्वल टू 24t, राइट? टी को उठा के यहाँ पे बना दो सब्जेक्ट, सो 84, 80, अबे यार 84 प्लस 24t, राइट? और ये आ गया 30t, राइट? माइनस करोगे तो ये 6t इज इक्वल टू 84 बन रहा है, वही चीज़ बन रही है। सो t इज इक्वल टू 14, सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास बन रही है, क्लियर है? सो ये तुम्हारे पास थोड़ी सी लॉजिकल वे में हमने कर लिया, खैर आगे आ जाओ भाई। तो लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होता हम यूज नहीं कर सकते ना। अगर हाँ, फिर नहीं यूज कर सकते, फिर यूज नहीं कर सकते, फिर उसमें थोड़ा सा फिर अगर स्पीड, ये यूज नहीं कर सकते, फिर ये यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो? जी। ये यूज नहीं कर सकते, नीचे वाली चीज तो आप यूज कर सकते हो, अगर स्पीड कांस्टेंट ना हो तो भी नीचे वाली चीज आप ये यूज कर सकते हो, बट उसके अंदर एक एक्सेलरेटिंग होगी तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, और जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होगी वहाँ पे आप ये वाली इक्वेशन लगा लोगे, क्योंकि आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ओनली एप्लीकेबल, कि जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो, राइट? समझ गए ना भाई? अच्छा जी, आ जाओ भाई, जरा रीड कर लोगे प्लीज, क्या नाम है तुम्हारा? राफे, राफे रीड कर लेगा भाई, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है। State the difference between a stationary wave and a progressive wave in terms of the energy transfer along the. हम्म। ना जल्दी क्यों जा रहा है यार, बता के दो आंसर, मैंने सुनना है। यस, स्टेशनरी वेव हम क्या कह रहे होते हैं कि इट इज बेसिकली, Two waves overlap. ओए, उसे का इन टर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इन स्टेशनरी वेव एनर्जी ट्रांसफर होती है नहीं होती स्टेशनरी वेव में? नहीं होती है सर। नहीं होती ना ब्रो। इसी वजह से तो उसको स्टेशनरी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी जा नहीं रही ना आगे, एनर्जी रुक गई, समझ लो। इन स्टेशनरी वेव एनर्जी just oscillate between the 2 point, या energy does not transfer, does not transfer, transfer, right? While in, ये जो प्रोग्रेसिव है, ये प्रोग्रेशन है, ये जो मूवमेंट है, ये जो प्रोग्रेस का वर्ड है कि आगे जा रही है कोई चीज़ तो एनर्जी आगे जा रही है, राइट? इन प्रोग्रेसिव वेव, ये वर्ड से याद रखो, इन प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी ट्रांसफर, आगे चल भाई। The phase of two adjacent vibrating particles. क्या बोलेगा? हमने कहा था, अच्छा कुछ बच्चों ने, मैंने देख रहा था, पता नहीं किसी का था आंसर, उसने कहा था कि भाई एडजेसेंट पार्टिकल इन फेज होते हैं स्टेशनरी वेव में, आउट ऑफ द फेज होते हैं प्रोग्रेसिव वेव में। ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? जो भी कह रहा था ऐसा थोड़ी कहना होता है, सही है। एडजेसेंट पार्टिकल इन फेज तो होते हैं, लेकिन एडजेसेंट पार्टिकल जो है ना, उनके बीच में कोई ना कोई फेज डिफरेंस होता है, दे आर नॉट आउट ऑफ द फेज, राइट? तो इस वजह, तो ये थोड़ा सा तुम्हें इसका ध्यान रखना है, सही ना? अम, चलो, सो हम ये कहते हैं कि भाई इन स्टेशनरी वेव एडजेसेंट particles are in phase, या अगर तुम ये कह रहे हो ना कि आउट ऑफ द फेज, तो तुम कह दो कि आउट ऑफ द फेज बाय सम डिग्रीज, सही है। सो ये मैं ज़्यादा चीज मैं ये कहता हूँ कि भाई इन इन प्रोग्रेसिव वेव द एडजेसेंट
particles are um yeah, adjacent particles have some phase difference. Have some phase difference. सही है। सर वो स- हम्म। स्टेशनरी वेव में जब एडजेसेंट लूप में होते हैं तब वो 180 डिग्रीज एडजेसेंट आउट ऑफ लूप, फेज हाँ होते हैं। जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। सेम लूप में वो इन फेज होते हैं, इन मतलब फेज होते जीरो हैं, फेज। परफेक्ट है, परफेक्ट है, जी जी जी। स- बोलो क्या बोल सर रहा है। इसमें एक लूप छोड़ के एक में इन फेज होता है इन ना? फेज होते हैं बच्चा जी। अच्छा जी, ओनली stronger candidate were able to compare the phase differences between the adjacent vibrating particle in a stationary wave and a common misconception is that the two adjacent particle in a stationary wave have the phase difference of, अच्छा जी चलो, नहीं ऐसा तो नहीं है। आगे आ जाओ भाई, आगे रीड कर लो, आ गया भाई। A tube is open at both ends. A loudspeaker emitting sound of a single frequency is placed near one end of the tube as shown in figure 3. The speed of the sound in the tube is 340 meter per second. The length of the tube is 0.60 meters. A stationary wave is formed with an antinode A at each end of the tube and two antinodes inside the tube. State what is meant by antinode of the stationary wave. हाँ जी, क्या बोलोगे। मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होती है इसमें। अरे मालिक, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी नहीं बोल सकते। तब मैक्सिमम मोशन कैसे? मैक्सिमम मोशन, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अच्छा ऐसा कहोगे, चलो बताता हूँ। और वो मैक्सिमम मोशन आप कह रहे हो, अच्छा जी। और कौन बोल रहे हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले, कौन कौन है, या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तुम लोग को एक ही बात लग रही है। यस, कोई बता सकते हैं। आसाम क्या कहता है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अबे ओए, अपने रट्टा लगाया हुआ नहीं बता, देखा वेखा हुआ नहीं बता, अपना सोच के बता कि क्यों मैक्सिमम नहीं डिस्प्लेसमेंट, क्या सर, फर्क है। सोच के बता। पक्के पक्के, चलो वो मैं स्टेशनरी वेव में हर पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है ना। अरे बेहतरीन हो गया, हर पॉइंट अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होता है, राइट। सो आप ये नहीं कह सकते हो स्टेशनरी वेव में क्या है, वो जो है ना मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, राइट। समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे हो। मुबीन समझ रहा है भाई। नहीं सर, ये मैं नहीं समझ समझा रहे, रहा अच्छा जी ओके। थोड़ा और लोगों को कंफ्यूज करने दो। अच्छा तुम लोग और लोगों को क्या लगता है भाई। जैनब, मनाइल, तुम लोगों को क्या लगता है। ईशा, तुम लोगों को क्या लगता है। खंसा, क्या लगता है। यस, क्या ये बातें सेम है या अलग अलग है। यस, ईशा कुछ बोलेगी, बेकार बैठी हो। सर सेम नहीं होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, एक ही है ना। टॉप। हाँ बिल्कुल सही, बात तो सही है बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर प्रोग्रेसिव वेव होती वो तब होता, ये इसमें नहीं होना चाहिए, खैर बताते हैं और क्यों। आपकी आवाज कर रही थी। अच्छा जी, अभी अभी मैं जलील करूँ, अभी टेंशन नहीं लो। तुमने भी ज्यादा कुछ मिस नहीं किया। अच्छा खंसा, तुम क्या कहती हो खंसा। खंसा, एनी आइडिया। यार कुछ तो बोलो यार, पानी पीने चली गई हो। खंसा नहीं है आसपास। मनाइल, आप क्या कहती हो। Sir, maximum amplitude. क्यों डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए। वो आपने अभी समझाया है तो it makes मैंने नहीं sense. समझा है, तुम लोग ने अभी अपना बताना है, मेरी स्क्रिप्ट लीक नहीं हुई है अभी। अच्छा, अच्छा पक्की बात है। अच्छा चलो ओके, फाइन फाइन फाइन। जैनब क्या कहती हो, जैनब। sir, I'm not sure लेकिन सेम नहीं। ओके नॉट श्योर, चलो। देखो ना सीन ये है, मूवी सुन रहे हैं ना भाई। जी सर। अच्छा जी देखो, अगर तुम्हारे पास एक पार्टिकल है, तो पिक ही नहीं हो रहा। सो ये तुम्हारे पास एक लूप बन रहा है। अरे यार शिट्स, ये एंटी नोड कैसे बना दिया। अच्छा चलो, क्लोज एंड नहीं ओपन एंड, सही है। लेट्स से तुम्हारे पास जो है ना, ये तुम्हारे पास बन रहा है, सही है। थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं, और ये हम बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा, सही है। और ये तुम्हारे पास मैं एक वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है। चलो ये बन गया, परफेक्ट है। और ये बन गया, परफेक्ट हो गया, सही है। अच्छा जी, और इसको अगर तुम बनाना चाहो तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा, सही है। एंड देन दिस विल बी फॉर्म्ड, ओके, एंड देन ये बन जाएगा, सही। मैंने एक वेव बनाने की कोशिश की है। अच्छा जी, अब देखो सीन ये है कि पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक वेव, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे उन्होंने देखो लाउड स्पीकर नहीं लगाया, तो एक एक वेव जो है ना, वो एक दफा में एक ही वेव एग्जिस्ट करेगी, दूसरी एग्जिस्ट नहीं करेगी, सही हो गया। अच्छा जी, अब देखो सीन ये है कि तुम्हारे पास जो यहाँ पे पार्टिकल है, जो यहाँ पे पार्टिकल है, सही, ये जो दो पार्टिकल है अलग अलग, सही है। ये दोनों पार्टिकल जो है, इनकी अलग अलग डिस्प्लेसमेंट तो होगी, ये तो तुम्हें बात समझ में आ रही है, राइट। बट ये दो पार्टिकल
किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट अचीव ही नहीं कर सकते, राइट? सो दे दीज टू पार्टिकल्स आर ऑलरेडी एट देयर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट। ओके, सही हो गया। अच्छा, ये तीसरा पार्टिकल है जो कि एम्पलीट्यूड वाले पोजीशन पे, जिसको तुम एम्पलीट्यूड कहते हो बेसिकली, राइट? ये भी अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, जो ये वाला पार्टिकल है वो इससे ऊपर नहीं जा सकता कभी, और जो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो इससे ऊपर कभी नहीं जा सकता, राइट? बिकॉज स्टेशनरी वेव है, राइट? अगर वो पार्टिकल इससे ऊपर चला गया इसका मतलब है वो स्टेशनरी वेव नहीं है, वो प्रोग्रेसिव हो गई फिर, सही है? तो हर पार्टिकल अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में, वो अपनी डोमेन में मैक्सिमम डिस्प्लेस हुए हैं, उससे ज्यादा वो डिस्प्लेसमेंट उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, राइट? सो दैट इज वाई वी कैन से दैट कि एवरी पार्टिकल, अच्छा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ के आते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड, राइट? सो हमें ये पता है कि एवरी पार्टिकल इज एट देयर एम्पलीट्यूड पोजिशन। ओके, सही हो गया। बट सिंस हमारे पास स्टेशनरी वेव है, तो हम स्टेशनरी वेव के अंदर कहते हैं कि हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, राइट? क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की डिफरेंट है। ओके, सो हम ये कहते हैं कि भाई इस पार्टिकल की कम, इस पार्टिकल का कम एम्पलीट्यूड है, इस पार्टिकल का उससे ज्यादा एम्पलीट्यूड है, इस पार्टिकल का उससे ज्यादा एम्पलीट्यूड है, इस पार्टिकल का सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड है, राइट? सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। क्या ये बात क्लियर हो रही है बच्चों? क्या ये बात, हाँ ना बोलो प्लीज, कुछ क्लियर हो रहा जी जी सर। सर। है? यस ईशा, कुछ बोलेगी प्लीज? और मनाइल समझ में आ रहा है? जी सर, हो गया। ओके ओके, परफेक्ट, हो गया, सही हो गया। सो ये चीज सिर्फ स्टेशनरी वेव के साथ है। तो हम स्टेशनरी वेव के वन ऑफ द डिफरेंस इज कि स्टेशनरी वेव हैव द डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स एंड प्रोग्रेसिव वेव हैज अ फिक्स एम्पलीट्यूड, क्योंकि हर पार्टिकल प्रोग्रेसिव वेव का वो अपने मैक्सिमम को रीच करता है एंड देन वो नीचे आता है, राइट? तो इस वजह से चलो आगे आ जाओ भाई। सर सही हो हम गया। नीचे वाला नहीं लेते हैं एंटीनोड में? एंटीनोड ले सकते हो, बट देखो दो चीजें, ये दो चीजें एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, राइट? ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला नहीं होगा, नीचे वाला होगा तो ऊपर वाला नहीं होगा, ये तुम्हें समझना, राइट? स्टेशनरी वेव का मतलब ये है कि भाई एक वेव जब वो जा रही है तो रिफ्लेक्ट होकर वापसी भी आ रही है, राइट? तो ये रिफ्लेक्शन है उस वेव का, और ये वेव जो है इंसिडेंट वेव है, राइट? तो वो एक साथ नहीं एग्जिस्ट करती, राइट? एक जाएगी तो दूसरी आएगी, राइट? लेकिन हाँ, वो इतनी तेजी से हो रहा होता है कि तुम उसको रियलाइज नहीं कर सकते। बोलो, क्या सर अगर बोलो? वो हमसे पूछे कितने एंटीनोड्स हैं तो हम कितने बोलेंगे इसमें? यहाँ पे ये पूरा एक कंसिडर होगा। दिस इज वन, सही है, दिस इज टू। उसने देखो ना बना रखा है ना, ये ए बीच में बोल रखा है, सही है? वो ना ऊपर की सर कहानी है ना नीचे की कहानी है, हाँ बोलिए। वो कंफ्यूज करने के लिए, मतलब नोड नोड बीच में आते हैं ना, तो वहां पे एंटी नोड लिख सकते हैं, लेकिन शुरू ऊपर से ही होगा वो। ये इधर ये वाले केस के अंदर जी जी। देखो यहाँ पे उसने एंटी नोड लिखा हुआ है, सही है? देखो आपको ये बात पता है कि क्लोज एंड पे हमेशा नोड आता है, यहाँ पे दोनों एंड पे कोई भी क्लोज नहीं है, सही है? तो इस वजह से तुम कहीं पे भी नोड नहीं बना सकते, राइट? नोड जो बनेगा वो हमेशा ओपन एंड पे बनता है, राइट? सॉरी, नोड जो बनता है वो हमेशा क्लोज एंड पे बनता है, और एंटी नोड जो बनता है वो हमेशा ओपन एंड पे बनता है, या जहाँ पे तुमने कोई स्पीकर स्पीकर या कोई वाइब्रेटर लगाया होता है, राइट? सो यहाँ पे ओपन एंड है, यहाँ पे जो है ना तुम्हारे पास एंटी नोड बन रहा है, राइट? क्लियर हो गया भाई? या तो फिर उसे क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होता है। ओके, समझ गया भाई? हाँ ना बोल प्लीज। जी अच्छा जी, आ जाओ भाई, कहाँ है भाई, कौन गया? राफे आ जा भाई, राफे। State the distance between a node and an adjacent antinode. अच्छा जी, नो, एंटी नोड तो ये रहा, सही है? और उसका एडजेसेंट नोड कहाँ है, ये रहा। राफे समझ रहे हैं ना राफे? नहीं सर। हाँ, क्या क्या नहीं समझे? एडजेसेंट मतलब एक ही इसमें? बराबर वाला, बराबर वाला, सही है? मतलब देखो इसमें सीन ऐसा है, सीन ऐसा है, देखो देखो सीन ऐसा है कि ये एंटी नोड आया, सही है? दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड, फिर दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड, फिर बीच में कहीं पे नोड आएगा, सही? बीच में कहीं पे नोड आएगा और फिर एंटी नोड आ गया। ये बात क्लियर है? सही जी है? देखो हम जब कहते हैं ना एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है कि ए के बराबर वाला, सही है? सही हो गया। अगर हम कहते हैं जी सर। ऑल्टरनेटिंग, तो इसका मतलब है इसको ये लोगे, फिर उसके बाद इसको छोड़ोगे, फिर इसको लोगे, राइट? ऑल्टरनेटिंग का मतलब है एक इसके पूरे को दूसरा लोगे, समझ लो? जी सही है? सो एडजेसेंट, और एक और वर्ड होता है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब है इसके बराबर वाला, राइट? ये सारे वर्ड एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्लियर ना भाई? जी सही। और ये आपको दिख रहा है कि दिस इज क्वार्टर द वेवलेंथ। ओके, क्वार्टर द वेवलेंथ। तुम्हें वेवलेंथ बाय द वे नहीं पता है, तो अगर तुम नंबर ऑफ वेव यहाँ पे ड्रॉ कर लो, सही है? ये आ गई, एक और लूप बन गया, सही है? और एक और लूप बन गया, सही है? सो भाई तुम्हें कितनी नंबर ऑफ वेव दिख रही है? इब्राहिम, क्या नाम है, राफी, कितनी दिख रही है? कौन बोल रहा है? जो भी बोल रहा है बोलो। वन, वन एंड हाफ वेव। है, एक, डेढ़, ओके। सो तुम्हें दिख रही है डेढ़ वेव कितने इसके अंदर? 0.6 के अंदर, सही है? सो तुम्हें 0.6 के अंदर 1.5 वेव दिख रही है, 1.5 वेव, ओके।
और 1.5 वेव। तो हमारे पास तुमने देखनी है कि भाई क्वार्टर ऑफ द वेव, क्वार्टर ऑफ द वेव का मतलब है 0.25। देखो तुमसे उसने कहा कि अ नोड एंड एन एडजेसेंट एंटी नोड, क्या मतलब होता है इसका कि क्वार्टर ऑफ द वेव बन रही है, यानी 1/4 ऑफ द वेवलेंथ बन रही है, राइट। तो ये तो तुम 0.25 ऑफ द वेव ले सकते हो, राइट, कि 0.25 ऑफ द वेव कितने डिस्टेंस पे आ रही है। ये तुम पहले वेवलेंथ निकाल लो, सही है, एक वेव की वेवलेंथ निकाल लो और फिर उसको ना डिवाइड बाय 4 कर देना, सही है। तो तुम्हारे पास ये दो तरीके हो सकते हैं, सही हो गया। खैर, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, सही है, कर लो भाई, कितना आ रहा है? 0.6 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट जीरो टू पॉइंट फाइव 0.10, फाइन। चलो, ओके। और वेवलेंथ है, तुम्हें पता है कि दिस इज क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ का डिस्टेंस, ओके। तो जब मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो हाफ वेवलेंथ हो जाएगी, सही है। जब मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 3/4 बन जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 4/4 बन जाएगी, राइट। मतलब तुमने अभी जो डिस्टेंस निकाला है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाला है, राइट। जब मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो यहाँ तक का आ जाएगा, दिस इज हाफ द वेवलेंथ। जब मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो यहाँ तक का आ जाएगा 3/4। जब मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो यहाँ तक आ जाएगा 4/4। क्लियर हो गया? चलो, 0.40 क्लियर हो गया। आ जाओ भाई। द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ तुम निकाल चुके हो, स्पीड तुम्हें शायद मेंशन थी सर कहीं पे। 340, बोलो भाई। ये वाला पार्ट रिपीट कर देंगे। क्या रिपीट करूँ इसमें, समझ में क्या नहीं आया इसमें? wavelength वेवलेंथ नहीं समझ आएगी। अच्छा, तुम्हें ये वाला डिस्टेंस समझ में आया है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आई हुई है कि ये जो डिस्टेंस हमने निकाला है किस चीज को रेफर कर रहा है? यस। ये वो एंटी नोड और नोड के बीच में। एंटी नोड टू नोड के बीच में, राइट, यानी ये वाला डिस्टेंस है, राइट। एंटी नोड टू नोड तुम्हें पता होना चाहिए क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ बनती है, राइट। सो ये जो डिस्टेंस है ये 1/4 ऑफ द वेवलेंथ का है, राइट, यानी 0.25 ऑफ द वेव रिक्वायर्ड 1.1 मीटर, ओके, 0.1 मीटर, राइट। सो वन वेव अगर होगी तो उनको उसको कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, ये मैंने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, राइट। या अगर तुम फिगर पे बना के देखना चाहो तो तुम ये कह सकते हो कि भाई दिस इज क्वार्टर ऑफ द वेव विच इज 0.1, सही है। दिस इज another quarter of the wave which is again 0.1. This is another quarter which is again 0.1 and this is the fourth quarter which is again 0.1. So total मिलाओगे ये एक वेवलेंथ बन रही है, चार क्वार्टर मिलके एक वेवलेंथ बनती है। सो 0.4 हो जाएगा, सेट हो गया। ये साना बोलो प्लीज। सर, बोलिए। मैंने एक चीज पूछनी थी हम्म। कि सर वो जब फेस की बात करते हैं वो हम्म। एडजेसेंट पार्टिकल कहते हैं और एडजेसेंट लूप कहते हैं ना, ये दो कहते हैं ना। हाँ जी, वो कह देते हैं, लूप की होते तो बता देते हैं, सही है। या फिर वो सर पॉइंट अगर मार्क करके पार्टिकल दिखा देते हैं। एडजेसेंट पार्टिकल एक ही लूप में होता है। सर नोड ठीक हमेशा है। मीन पोजीशन में होती हाँ जी, नोड हमेशा मीन पे होगा। सेट हो गया। नोड है। हमेशा मीन पोजीशन पे होगा और अगर कहीं पे क्लोज एंड है ना तो वहां पे भी हमेशा नोड बना करेगा, राइट। चलो, अच्छा आ जाओ सर, भाई। बोलो, क्या बोल रहे हो? अगर वो हमसे नोड की डेफिनेशन पूछे तो यही लिखेंगे, मीन पॉइंट ऑफ अ नहीं स्टेशनरी ना, वेव। जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो एम्पलीट्यूड कह दो ना। ठीक है सर। सही हो गया। सर और मोशन का हम लिख सकते हैं क्योंकि सर शायद एक पेपर में आपने मोशन लिखा था मैक्सिमम मोशन होता है मीन पुराने पे पेपर और में। जीरो मोशन होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे। तो ये आपने जो उधर पूछा था व्हाट इज meant बाय एंटी नोड, तो उधर हम मैक्सिमम मोशन लिख सकते थे ना। अच्छा, एक मिनट चेक करते हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी का 1, ओके। 3 part B का मैन ओके। It was often stated that the antinodes are the position of the maximum displacement rather than the maximum amplitude. इसने ऐसा मेंशन नहीं किया वो कुछ कि आप लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, लेकिन मैंने कुछ पेपर्स में देखा है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा होता है, राइट। लेकिन एम्पलीट्यूड जो होता है वो ज़्यादातर जो एंटीनोड जो होता है वो ज़्यादातर एम्पलीट्यूड की टर्म में जो है ना वो मेंशन होता है। बट चलो, ओके, कहाँ पे हैं बे हम? ये रहे। अबे इतना पीछे कैसे जा रहे हैं यार? हाँ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कह रहे हैं, सही हो गया। चलो, ओके, ये क्वेश्चन हो गया। 0.4 निकालो, फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? 850। 850। 850, ओके। आगे रीड कर लो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है। कहाँ है भाई? Determine the minimum frequency हम्म। of the speed of the sound from the loudspeaker that produces a stationary wave in the tube. भाई उसने कहा मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से तुम्हें क्या समझ में आया? दिस इज द की वर्ड इन दिस क्वेश्चन। मिनिमम फ्रीक्वेंसी से क्या समझ में आया तुम? फर्स्ट 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 बोले तो? हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, ओके। राफी, तुम्हें समझ में आया फर्स्ट हार्मोनिक? नहीं सर। मिनिमम स्पीड का मतलब है कि सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, राइट। यानी अगर तुम इसको ले लो, इन सबको हम इरेज करें, सही है, इसको हम कॉपी पेस्ट करें। लेंथ हमारे पास सेम ही रहने वाली है, सही है।
और इसको आपसे ले आते हैं, सही है। देखो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि पिक्चर आ गई, सही है। अच्छा जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि भाई, अच्छा यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये हमें नोड वोड हमें नहीं चाहिए, सही है। ये हमारे पास नहीं है, मान लो कि ये नहीं है, सही है। ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, सही है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे तो एंटी नोड बन रहा होगा, सही है, इधर तो एंटी नोड बन रहा होगा, इधर भी एंटी नोड बन रहा होगा, क्योंकि एक जहाँ पे लाउड स्पीकर होता है वहां पे तो हमेशा एंटी नोड बनता है, जहाँ पे ओपन एंड होता है वहां पे हमेशा एंटी नोड बनता है, राइट। अब तुमने ऐसी मिनिमम पॉसिबिलिटी सोचनी है कि इस स्टेशनरी वेव बन जाए, राइट। तो क्या हो सकती है भाई, ये तो क्वार्टर बनाओगे या हाफ वेव लेंथ, अच्छा इससे इसके अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। तुम ये नहीं बोल सकते कि क्वार्टर से ज्यादा भी स्टेशनरी वेव हो सकती है। हम हमारे केस में नहीं होने वाली, एएस में कभी भी नहीं होने वाली, राइट। सो एएस में या तो क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ होगी यानी वन फोर्थ ऑफ द लैम्डा, सही है, या तो फिर हाफ ऑफ द वेवलेंथ होगी, या फिर थ्री क्वार्टर, या फिर फोर क्वार्टर, राइट। सो अब अगर आप देखो यहाँ पे, अच्छा, ओपन एंड पे हमेशा, यहाँ पे हमेशा हमें एंटी नोड चाहिए, ये हमें हमारी कंडीशन है। ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड होता है, जहाँ पे स्पीकर रखा हुआ है वहाँ पे हमेशा एंटी नोड होता है, ये हमें पता है, ओके। यहाँ पे नोड नहीं बन सकता कभी भी, सही है। सो यहाँ पे एक एंटी नोड होगा, वहाँ पे एक एंटी नोड है, और लीस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई आधी वेव हम बना दें। सेट हो गया भाई, समझ रहे हो भाई? जिनको समझ में आ रहा है प्लीज बोलो, जिनको नहीं आ रहा वो भी बोलो प्लीज। अरे मालिक क्या बन रहा है? यस। तो फिर हम वेवलेंथ निकालेंगे और उसे स्पीड से डिवाइड कर देंगे। हाँ, यस यस यस। राफे समझ रहे? राफे कुछ तो बोल यार। सर वेवलेंथ के समझ नहीं आया, उसके बता दो, वो तो क्वार्टर तक होना चाहिए। देखो, अच्छा जी, देखो एक वेवलेंथ होती है, एक एक वेव जो होती है वो ऐसी होती है, राइट। इस केस के अंदर वेव ऐसी बन रही होगी, ऐसी बन रही होगी, दिस इज फर्स्ट वेव, राइट। कि जो है ना, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एंटी नोड आ रहा है मैक्सिमम, क्योंकि लाउड स्पीकर है ना, तो आपके पास क्या होगा कि भाई वहाँ पे आपको हाई साउंड सुनाई देगा, लाउडनेस सुनाई देगी, तो लाउडनेस जो है वो एंटी नोड से आपको मिल रही होती है, राइट। सो यहाँ पे आपके पास आ गया हाई साउंड, सही है। फिर आपके पास कहीं पे आएगा लो साउंड, सही है। फिर आपके पास आएगा हाई साउंड, यहाँ पे फिर इस तरह से हाई साउंड आ जाएगा, राइट। ये एक वेव बन गई, राइट। इसी को जो अगर सुपर इम्पोज करोगे तो ये इस तरह से बन जाएगी, राइट। क्या राफी ये बात समझ में आई? जी सर। सही है। अब ये देखो, ये एक वेव को मैंने लेके किया, एक वेव ऊपर है एक वेव नीचे है, राइट। सो लेकिन यहाँ पे ये चीज जो है ये आपको फर्स्ट हार्मोनिक दे सकती है, राइट। ये चीज आपको फर्स्ट स्टेशनरी वेव भी दे सकती है, राइट। सो हमने इसी चीज को यहाँ पे फिट कर दिया, राइट। देखो, जो मिनिमम पॉसिबिलिटी ये होती है कि कौन सी मिनिमम सी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जो स्टेशनरी वेव बना दे, राइट। मिनिमम इस केस के अंदर मिनिमम पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि भाई दोनों तरफ एंटी नोड आना चाहिए, एंड दैट्स इट, राइट। दोनों तरफ एंटी नोड कब आएंगे? हाफ वेव जब आप ड्रॉ करोगे तो दोनों तरफ एंटी नोड आ जाएंगे, राइट। और हाफ वेव ये बन गई है, सही है। ये हाफ वेव ड्रॉ हो गई है, लाइक दिस, लाइक दिस, ओके। ये हाफ वेव ड्रॉ हो गई है, सही हो गया। और इस हाफ सर वेव के उसमें दो अंदर एंटी नोड आने चाहिए। दो एंटी नोड आने चाहिए, सही हो गया। हमें बस ये मेक श्योर करना है कि शुरू में और एंड में एंटी नोड आ रहा है, राइट, और वो हमारे पास आ रहा है। क्लियर ना? जी बस ये आ गया, सही है। अब आपको देख रहा है कि 0.6 के अंदर आधी वेव आ रही है, तो इसका मतलब है पूरी वेव निकालने के लिए कितना तुम्हें डिस्टेंस चाहिए होगा? 1.2 चाहिए होगा, राइट। मतलब वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? वेवलेंथ शुड बी 1.2, क्योंकि आधी वेवलेंथ जो है वो 0.6 के अंदर आ पा रही है, राइट। सो तुम ले लो भाई, 1.2 की वेवलेंथ आ गई है, सही है। स्पीड जो है वो तुम्हारे पास 340 की है, सही है। 340 डिवाइड बाई 1.2 कर दो, सही है। तुम्हारे पास जो है ना फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सही है। वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा करके आएगी। कितनी आ रही है? 280। 280। परफेक्ट हो गया। सर 1.2 कैसे आई वेवलेंथ? 0.6 समझ में आया? भाई देखो, सर आर। भाई देखो, ये इसके अंदर आधी वेव आ रही है 0.6 के अंदर, ओके। समझ रहे हैं? जी इस ट्यूब समझिए के सर। अंदर आधी वेव आ रही है 0.6 मीटर के अंदर, सही है। तो पूरी वेव कितने के अंदर आएगी? इसका डिस्टेंस डबल कर दोगे, राइट। जी समझ गया। सही हो गया, बस ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, चलो ये हो गया। स्ट्रेन की डेफिनेशन बताओ भाई, जल्दी जल्दी। ये स्ट्रेन की डेफिनेशन बताओगी प्लीज? Is the ratio of extension to the original length? रेशियो ऑफ एक्सटेंशन टू द, ओके। और कौन बताएगा? इब्राहिम एक्सटेंशन की वो बताएगा स्ट्रेन की डेफिनेशन प्लीज।
यस इब्राहिम, सर पहले मैं वाले ने बताया। हाँ, सर चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ होता है ना, चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ, चेंज इन तो लेंथ। लिख अच्छा, ऐसा देंगे। क्या है? देख लो, थोड़ा नंबर घट रहा है तुम्हारे इसमें। अच्छा जी, और कौन बता सकता है? एंड मनाइल, आप क्या बताओगी? Extension per unit original length. ओए तेरी की तो एक्सटेंशन सही है, ओके। और का मुबीन क्या बताएगा, मुबीन? The ratio of extension over original length. ओके, गुड, हो गया, सही बता रही है। हसाम क्या बताओगे, हसाम? क्या? कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, शर्म नहीं आ रही है? रेशियो ऑफ एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। ओके ओके। कंसा, तुम क्या कहती हो? Extension per unit original length. एक्सटेंशन पर, ओके। अच्छा, इसमें ना कुछ बदतमीजी होती है, समझ लो, एग्जामिनर की तरफ से। रेशियो ऑफ एक्सटेंशन ओवर द ओरिजिनल लेंथ, या ओवर के बजाय ओवर द ओरिजिनल लेंथ, ओके। बदतमीजी होती है कि ना, उसने कहा होता है कि भाई रेशियो का वर्ड दिखना चाहिए मेरे को, रेशियो का वर्ड अगर मुझे नहीं दिखेगा तो मैं लानत भेजूंगा तुम्हारी डेफिनेशन पे, राइट? ये थोड़ा सा ना उन्होंने बदतमीजी, बहुत सारी डेफिनेशन मैंने देखा है। तो हम देखते हैं कि वो एग्जामिनर क्या कहता है इसकी डेफिनेशन के बारे में, सही है। There were many correct definition of this chain. When giving the definition, it is insufficient to refer just length instead to the original length. Okay, चलो, ये तो तुमने ओरिजिनल लेंथ तो सारे बच्चों ने बोला था, इसके अलावा उसने ऐसी कोई बात नहीं की हुई। बट एग्जामिनर वाला मार्किंग की क्या कह रही है? मार्किंग की तुम्हें कह रही है कि भाई एक्सटेंशन, ओके, इतनी इतनी लंबी नहीं करी, इतनी लंबी नहीं करी, बच रहे हो तुम लोग, बच रहे हो। ओके भाई, आ जाओ भाई, खान सर जरा रीड कर लोगी प्लीज? Designed to ensure that its strain does not exceed 4.0 and -4. When a force of 8 kilonewton is applied, the Young modulus of the metal of the wire is 2.1. यार क्या हो गया मुझे? क्या करोगी? कुछ बताएगा तो जाओ। Yes, मैक्सिमम स्ट्रेस, force over area. फोर्स ओवर एरिया है, नहीं होगा ही नहीं इससे, हो जाएगा। स्ट्रेन दिया हुआ है और यंग मॉड्यूलस, ओके, हाँ हाँ, तो, यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगा देंगे ना। हाँ, क्या फॉर्मूला? E is equals to F over A और हाँ, लेंथ एफ और ओवर, एरिया। अच्छा, एरिया कहाँ से लाओगे? अरे भाई ना, स्ट्रेस स्ट्रेस इसको एक कर दें, एक सेकेंड रुक। अच्छा, ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आप कह रहे हो, राइट? तो ऐसा बोलो ना, 2.1 एक्सपोनेंट 11 इंटू, एंड आपके पास हो जाएगा, स्ट्रेन आपके पास है 4 एक्सपोनेंट -4, सही है जनाब। सो 4 2 8, एंड 8.1, 8.4, सॉरी, 8.4 एक्सपोनेंट 7। यस, ऐसा आ रहा है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ प्लीज, क्विक। The minimum cross-sectional area. मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैक्सिमम स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्ड्स टू मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि आपको पता है कि एफ एल अपॉन ए ही होता है, राइट? सॉरी, एफ ओवर ए इज द स्ट्रेस, राइट, फाइन। कितना आ जाएगा भाई? कितना बोल दिया हुआ है? 8 किलो न्यूटन दिया हुआ है, सो 800, एंड एरिया आपके पास है। अच्छा, स्ट्रेस आपके पास है 8.4 एक्सपोनेंट 7, कितना आया? ये हाउ मच? Exponent -5. नहीं आ रही आवाज यार। 9.5 exponent -5. ओके, 9.5 एक्सपोनेंट -5। चलो, फाइन। ओके जी, आ जाओ, हैवी क्वेश्चन आ गया भाई। कौन करेगा? मनाइल से करवाते हैं, मनाइल जरा रीड कर लोगे प्लीज? Three cells of electromotive force E1, E2, and E3 are connected into a circuit as shown in figure 5.1. The circuit contains resistors of resistances R1, R2, R3, and R4. The currents have different paths of the circuits are I1, I2, and I3. The ओके, cells have negligible internal resistance. Use Kirchhoff's law to state an equation relating I1, I2, and I3.
ओके, क्या बोलोगी I1 I2 I3 के बारे में? I3 equals to I1 plus I2. I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2, अगर आप इस जंक्शन को देख के बात करो, है ना, मे बी। Yeah. सो ओके, नहीं, Y को देख के। वाई को देख के अगर बात कर रहे हो, सो यहाँ से अगर यहाँ पे I2 अवे जा रहा है, सही है, और I3 जो है वो इसकी तरफ आ रहा है, ओके। सो I3 इज एंटरिंग एंड I2 एंड I1 इज दे आर लीविंग, सही है। सो I1 प्लस I2, सही, इज इक्वल्स टू I3, फाइन। E1 E3 R1 R3 R4 I1 I3 इन द लूप एक्स वाई, अबे यार एक तो पता नहीं क्या दे दिया इन्होंने। सो डब्ल्यू एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, यानी W X Y Z और W, ऐसा है। यस, सही है। और जो है हम बीच वाली चीज़ को इग्नोर करा देते हैं, सही है। सो ये हमने इग्नोर करा दी, सही है, ये हमारी कट हो गई। अच्छा जी, क्या बन जाएगा? यस, अगर आप करंट देखो तो इसके नेगेटिव टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है, और इसके भी नेगेटिव टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है, राइट? ऐसे ही ना? कुछ बोलो भी तो यार प्लीज, मैं ही क्यों Yeah. समझा रहा हूँ? यस सर नहीं आई टू बोलना दोनों है। तरफ जा हाँ, I2 दोनों तरफ जा रहा है डायगोनल की मतलब। I2 क्या? हाँ, यहाँ ये पूरा जा रहा होगा ना, I2 यहाँ से जा रहा होगा पूरा। समझ? अबे I2 छोड़ ना, अभी इग्नोर करा ना, अभी I3 I1 के साथ खेलते हैं ना। सो देखो ना, करंट यहाँ से एंटर हो रहा है इसके नेगेटिव टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है, सही है, और पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, इसके नेगेटिव से एंटर हो रहा है और पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब है कि इनके ईएमएफ ऐड होने चाहिए, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इन दोनों बैटरी के लिए सेम है, सही हो गया? ये बात समझ में आती है? सही है। Okay. सो ई वन प्लस E3, राइट, ये बात आ गई एक चीज, सही हो गया। अब आप देख लो कि भाई R1, अच्छा जी, यहाँ से I3 जा रहा है, सो आप ये कह दोगे कि भाई V(R4) इज बेसिकली इक्वल टू I3 R4, राइट? एंड देन यहाँ से R1 जा रहा है, V(R1) इज बेसिकली इक्वल टू I1 एंड R1, ओके। दो रजिस्टर आ गए, तीसरा बच रहा है, R3 बच रहा है, सही है। एंड R3 में हम कह रहे थे I3 हम चला रहे थे, सही है, क्योंकि ये वाले पाथ में I3 घूम रहा है, सही है। सो यहाँ पे इस जंक्शन पे आके बेसिकली I3 बन रहा है, ओके। ये पूरा जंक्शन I3 का है, सही है, क्योंकि जंक्शन पे करंट चेंज हो रहे हैं, राइट? जंक्शन से पहले कभी करंट चेंज नहीं होगा, सही। तुम ये कह सकते हो कि आप I1 क्यों नहीं ले रहे, राइट? सो I3, इस पूरे जंक्शन, इन दोनों जंक्शन के बीच में I3 है, इन दोनों जंक्शन के बीच में I1 है, और यहाँ वाले पाथ पे I2 है, दैट इज वाई, राइट? जंक्शन जहाँ पे चेंज होगा वहाँ पे करंट का नंबर या करंट की वैल्यू, करंट का जो एंटिटी है वो चेंज हो जाएगी, समझ रहे ना? सो अब आपके पास जो आ रही है I3 और R3 आ रही है, सही है। सो हम ले लेते हैं I3 R3 प्लस आई I3 R4 प्लस I1 R1 ब्रो, समझ रही है ना? प्लीज कुछ बोलो यार। जी सर। पक्का? ओके। भाई सारों को समझ में आ रही है? किसी के ऊपर से जा रही है? रुबाई, हाँ। यू सेंड मी दिस क्वेश्चन। फिर बी यस। वाला हाँ जी, यस अंडरस्टूड। अंडरस्टूड, ओके, परफेक्ट। बोलो ईशा, क्या बोल रही हो? अरे ये दोबारा समझा दें। अरे यार, हैवी दिल की बात कर दी यार तुमने तो। अच्छा, और तुम क्या कह रहे हो, राफी क्या कह रहे हो यहाँ पे? सर मैं बी पार्ट कह रहा था, वापस समझा दें। बी पार्ट? अरे बी पार्ट में तो टेंशन है, ये तो आसान है। अच्छा ओके फाइन, सुनो सुनो सुनो, दोबारा से सुन लो। देखो सीन ये है, तुम्हें सबसे पहले ये देखना है, तुम्हें उसने लूप बता दिया, सबसे पहले तो तुमने लूप डिसाइड कर लिया, सही। हसाम, तुमने भी छोड़ा था ये क्वेश्चन, राइट? हसाम भाई गायब है। अच्छा, तो देखो, जी सर, क्या हुआ? तुमने भी छोड़ा था ये क्वेश्चन, ये किया था, इक्वेशन बन गई नहीं, थी मैंने लूप की? किया था। पक्की बात है जी भाई? जी, मैंने। अरे यार हैवी जा रहा सी की गलत बनी थी। सी की गलत बनी थी, ए और बी बन गई थी, सी गलत हुआ। है, बढ़िया यार, वेरी गुड। अच्छा जी, सीखना पड़ेगा तुमसे। ओके, फाइन। अच्छा देखो, सीन ये है कि सबसे पहले तो उसने तुम्हें लूप बता दिया, लूप हमने डिसाइड कर लिया, सही है, राफी समझ रहे हैं ना? लूप हमने डिसाइड कर लिया, ये वाली बीच की चीज हमने कटा दी, सही है। अच्छा, ये दो जंक्शन हमारे पास आ रहे हैं, सही है। तो हमारे पास जो है ना, प्लीज कीप इन माइंड कि जो एक एक जंक्शन है, ये वाला जो जंक्शन है, सही है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ I3 रहना है, ओके।
इस जंक्शन के अंदर से पूरे जंक्शन के अंदर I3 ट्रेवल करेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई जंक्शन नहीं आ रहा है। ओके, ईशा समझ रही है प्लीज? जी सर। सही है। अच्छा, इस वाले जंक्शन के अंदर आपके पास जो है वो I1 रहेगा, क्योंकि बीच में कोई और जंक्शन नहीं आ रहा है। सही है, ये बात क्लियर हो गई कि करंट चेंज नहीं होने वाला है। सही हो गया पहली चीज। अच्छा जी, अब मैंने ये कहा, हमने हमारी यूनिवर्सिटी के एक टीचर ने जो है ना मुझे ये बात बताई थी, उनकी कोई बात मुझे याद नहीं, सिर्फ ये वाली बात याद है। सही है कि भाई करंट को जब भी तुम ये लगा रहे हो ना, किरचॉफ का लॉ लगा रहे हो, करंट के कोई भी एक डायरेक्शन डिसाइड कर लो और वो डायरेक्शन चला दो। उसने पूरी ये डायरेक्शन तुम्हें दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है करंट की डायरेक्शन, राइट? ये पूरी करंट की डायरेक्शन मेंशन है। सही, करंट इस डायरेक्शन में घूम रहा है क्लॉकवाइज। ओके, सही है। देखो रेजिस्टर में तो कोई टेंशन नहीं, बैटरी के अंदर फड्डा हो जाता है, राइट? तो तुम देखो बैटरी के प्लस माइनस टर्मिनल मार्क कर दो, राइट? और तुम ये देख लो कि करंट जो है ना वो दोनों बैटरी, जितनी भी बैटरी दी हुई है, उनके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से, राइट? करंट दोनों बैटरी के एक ही जैसे टर्मिनल से एंटर हो रहा है, राइट? इसके भी नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, इसके भी नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, राइट? तो बेसिकली ये दोनों जो है ना बैटरी के जो पोटेंशियल्स हैं वो ऐड होने वाले हैं, राइट? सही हो गया? या तुम, अगर तुम ऐसा कहना चाहो कि दोनों की पोटेंशियल नेगेटिव में रखो, तो भी वो एट द एंड वो ऐड ही कर देंगे, राइट? तो तुम इसके, तो मैंने इसको ऐड कर दिया, राइट? तो ये दोनों चूंकि एक ही डायरेक्शन में थे तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया, राइट? अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में होते तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सही हो गया? सो दोनों एक ही करंट जो है वो इसके भी नेगेटिव से एंटर होकर पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, इसके भी नेगेटिव से एंटर होकर पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, तो इस वजह से मैंने E1 + E2 किया। बच्चों क्या ये बात समझ में आती है? ईशा, राफे, समझ में आती है? आर यू गेटिंग? जी। जी सर। सही हो गया। अच्छा जी, सिर्फ ये वाला पार्ट डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि इस पूरे लूप के अंदर, पिंक वाले लूप के अंदर जो है वो I3 है, और ये वाले लूप के अंदर I1 है, राइट? तो तुम V = IR लगा दो हर इसके इंडिविजुअल पे, राइट? अब इसके अंदर से I3 जब जाएगा, I3 R3 हो जाएगा इसका वोल्टेज ड्रॉप, राइट? क्योंकि तुम्हें पता है कि इनका जो डिफरेंस है, किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ EMF, सही है, शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब सम ऑफ EMF आ गया, राइट? अब हमने क्या करना है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकालने। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इनके इनके जो भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं इंडिविजुअल, उनको सम अप कर दोगे, राइट? समझ रहे हो? सो इसका पोटेंशियल हम ले लेते हैं V × R3, इसका ले लो V × R4, एंड इसका ले लो V × R1, राइट? R1। सही, और इन तीनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास जो है ना वो सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और हमने इसको एक्सपेंड करके लिख लिया I3 R3, इसको हमने एक्सपेंड करके लिख लिया I3 R4, इसको हमने एक्सपेंड करके लिख लिया I1 R4, राइट? या I1 R1, राइट? समझ में आ गया? यस सर राफे? बीच वाले को इग्नोर करने का रीजन क्या था? ब्रो से क्वेश्चन में बोल दिया हुआ है उसने, देखो लूप बताया हुआ है कि ये वाला लूप आपने लेना है, राइट? सो यानी W से आप शुरू करोगे, W पे वापसी आओगे, राइट? सो बीच वाले लूप की उसने कोई भी बात नहीं की हुई है। सो W X Y Z एंड दोबारा से W, राइट? बस इस वजह से क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा जी, दोनों बच्चों को क्लियर है? सबको क्लियर है भाई? ईशा क्लियर है? जी सर। ओके, गुड है। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। मनाइल का है, रीडिंग रीडिंग वाला बंदा का है? हाँ है। E1, E2, R1, R2, I1 and I2 in loop YZWY. बताया बगैर चली मत जाना। अच्छा, क्योंकि ये रीड करना आसान काम है। आ रहा हूँ। अच्छा जी, बुलावा आ गया भाई, बुलावा आ गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा, ये समझा के जाऊंगा। अच्छा, क्या करोगी क्या करोगी? अच्छा, पहले तो हम देख लेते हैं Y Z W Y, Y Z W and Y। इसका मतलब है हमने अब ये वाला लूप कंसिडर करना है। ओके, सो फॉर दिस केस वी हैव टू कंसिडर, ये सब मिटा देते हैं, सही है। फॉर दिस केस हमने जो है ना वो ये वाला लूप कंसिडर करना है। फाइन, ये मिटा दो भाई, इसको भूल जाओ, ये गया। अरे यार शिट्स हो गया। सो चलो, ये हमारे पास लूप गया, सही है, और हमारे पास नीचे वाला लूप चला जाएगा, सही है। एक ये लूप गया, ये भी लूप गया, सही है। चलो, ये लूप चला गया। अच्छा जी, हमारे पास सिर्फ ये चीज बच रही है, अबे भाई। ओके चलो, क्या करोगे भाई? यस, E1 plus E2. E1 + E2। अच्छा, करंट चलाओ पहले। यहाँ से करंट जा रहा है, इसके नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, राइट? और अब देखो करंट की एक डायरेक्शन आपको लेनी पड़ेगी, सही है। अब यहाँ पे करंट में आगे फड्डा, समझ लो। E1 अगर आप E2 और E1 ले रहे हो, सही है। देखो करंट की एक डायरेक्शन आपको अज्यूम करनी पड़ेगी, सही है। करंट की दो अलग अलग डायरेक्शन नहीं हो सकती है, सही है। सो हम अगर करंट को यूं चलाएं, सही है, ये हमारे पास आएगा, और यूं हमने करंट को चलाना है, राइट? सही हो गया। देखो इसके अंदर करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम करंट की अगर डायरेक्शन नहीं लोगे क्वेश्चन कभी भी सही नहीं होगा। ओके, तुमने करंट की मनाइल कौन सी डायरेक्शन ले करंट की? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी मान लो।
कोई भी एक ले लो, क्विक। सर हम I1 और I2 की लाइक अलग अलग डायरेक्शन से नहीं ले सकते, कंसिडर नहीं ले करेंगे। सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। कोई भी एक डायरेक्शन, आपको किसी भी एक की डायरेक्शन माननी पड़ेगी, दूसरा उसके अपोजिट जाएगा। ओके। फिर ओके। अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन लेते भी हैं करंट की, अगर वो आंसर नेगेटिव में आता है तो फिर हम उसको मतलब नहीं ना अबे एक कंसिडर मिनट, करें। अबे एक मिनट दे, एक मिनट दे, पहले हम इसको करते हैं। सही है, पहले ये बताओ कि कौन सी डायरेक्शन लेना है, कौन सी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो यहाँ उल्टी घड़ी हम चला रहे हैं, राइट? यहाँ से करंट जाएगा ऐसा। सही है। और यहाँ से यू जाना है करंट ने। सही है। और यहाँ से यू जाना है करंट ने। सही है। एंड सो ऑन, राइट? अब देखो I1 को अब आपने क्या लेना है, -I1 लेना है। ओके, क्योंकि ये उल्टा जा रहा है। सही है। करंट की जो हमने डायरेक्शन डिसाइड की हुई है ये उसके ऑपोजिट जा रहा है, तो हमने -I1 लेके काम करना है। क्या ये बात क्लियर हो गई है? यस। जी। चलो। ओके फाइन। अच्छा जी। अब यहाँ से इसके नेगेटिव टर्मिनल से ही एंटर हो रहा है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से लीव हो रहा है। सही है। इसके नेगेटिव से सर, एंटर हो रहा है। हाँ बोलो। जो डायरेक्शन जैसे हमने लिए एंटी हम्म। क्लॉकवाइज, हम्म। तो वो वन ऑपोजिट है, तो हम जो जो I1 के आगे आएगा उसे हम -I1 से लिखेंगे ना। -I1 से लिखोगे, हाँ जी। और अगर हम क्लॉकवाइज लेते तो I2 हमारा माइनस में आता था। I2 में माइनस में आ जाता, हाँ जी। अच्छा, बाय द ठीक है वे सर। इसने कोई बोला हुआ है Y Z, Y Z, W और Y। अगर वो बोला है ये लूप ले लो मे बी। अगर हम इसके हिसाब से चलें, व्हाट यू थिंक, अगर हम इसके हिसाब से चलें, रैंडमली ना लें, वैसे रैंडमली लेने पे हम कॉमन लेके साइन कैंसिल कर सकते हैं, बट अगर हम इसके हिसाब से लूप चलाएं। सही है। जैसे इन्होंने, जैसे हमने पहले भी इसके हिसाब से लूप चलाया और हमने यूं डायरेक्शन ली। सही है। अगर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ना लें फॉर नाउ, अगर हम क्लॉकवाइज ले लें इस चीज को देखते हुए, क्योंकि उसने क्लॉकवाइज वैल्यूज हमने दी हुई है, राइट? यानी उसने यहाँ से शुरू किया, वो यूं जा रहा है। सही, तो मैं, चलो मैं चेंज करके देखता हूँ, देखते हैं कि फर्क क्या पड़ता है इसमें। सही है। और इसमें एक एंटी क्लॉक, पहले तो ये करते हैं, सही, यहाँ से लेते हैं, यू ले लेते हैं। सही है। ये डायरेक्शन लेते हैं। सही, I1 को हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं और I2 को हम नेगेटिव ले लेते हैं। सही है, पहले ये करते हैं, जो उसने क्वेश्चन में हिंट किया हुआ है हम उसको ले लेते हैं। सही है। सो I1 जब यहाँ से पास होगा, अच्छा जी, हम नेगेटिव लेने वाले हैं। सही, यहाँ से जब पास होगा I1 तो ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस R1, क्या हो जाएगा, I1 R1, राइट? अच्छा जनाब, वोल्टेज अक्रॉस R2 क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस R2 क्या हो जाएगा, -I1 -I2 R2, राइट? ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई, राइट? और तुम्हें इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो तुम उनको ऐड कर लोगे, तो नेगेटिव साइन खुद ही बखुद निकल के आ जाएगा। सही है। अच्छा जी। अब अगर हम लें कि भाई हमारे पास जो है, हमारे पास जो करंट है वो E1 के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है। सही है। और पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। फाइन। और यहाँ से जा रहा है, और हमारे पास इसके पॉजिटिव से एंटर हो रहा है और नेगेटिव से निकल रहा है। सही है। सो इसका मतलब है कि हमारे पास E1 - E2 होगा या E2 - E1 होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज होने वाली है। सही है। सो अगर हम ले लें ई, अच्छा मेरे हिसाब से मेरे जहन में आ रहा है कि हमें लेना चाहिए E1 माइनस में, और E2 हमें लेना चाहिए प्लस में, क्योंकि E1 के नेगेटिव टर्मिनल यानी लोअर पोटेंशियल पे एंटर हो रहा है और E2 के हाई पोटेंशियल पे एंटर हो रहा है। सही है। तो अगर हम ले लें कि E2 - E1, सही है, हम ये ले लें, सही है, इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस R1 प्लस वोल्टेज अक्रॉस R2, राइट? और अगर हम इसकी वैल्यूज लिखें, सो E2 - E1 इज इक्वल्स टू, R1 की वैल्यू थी I1 R1, और यहाँ पे आ जाएगी -I2 R2, राइट? ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन रही है। सही हो गया। अब देखते हैं कि इसकी सही आ रही है नहीं आ रही। कट एंड पेस्ट, सही है। चलो ये आ गई। अच्छा जी। सर हाँ बोल भाई। लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव हम पॉजिटिव लेते नेगेटिव से, और ये तुम्हें किसने बताया? यार हैं। अगर तुम ये ये, अगर तुम टीचर। ये बोल रहे हो कि अगर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहा है, हाँ हाँ हाँ, वैसे बात तो सही है, हाई पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो करंट आ रहा है, हम जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा है। सही है। सो इट शुड हैव हाई एनर्जी
और जब हाई एनर्जी होने वाली है तो उसका मतलब है कि आपके पास E1 की वैल्यू ज़्यादा होने वाली है। सही है, और इसकी वैल्यू कम होने वाली है। ओके फाइन। चलो ये हमें ये लेना चाहिए, इसका मतलब है यानी अगर आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो पॉजिटिव, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ आ रहे हो नेगेटिव। सही है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो देन आपके पास पॉजिटिव। सही है, और अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो फिर आपके पास नेगेटिव। सही हो गया। चलो अगर हम ऐसा कर लेते हैं, सही है, अगर हम इसको ऐसा कर लें उल्टा हो जाएगा फिर। सही है, लो टू अगर हाई जा रहे हो, सही है, सो आपके पास पॉजिटिव, और अगर हाई टू लो जा रहे हो तो आपके पास रहेगा नेगेटिव। सही है, अच्छा जी देखते हैं। लो टू हाई मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव? हाँ, लो टू हाई का मतलब है नेगेटिव से पॉजिटिव में? लो टू हाई का मतलब है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है जी। सही हो गया। अच्छा जी, चलो। अम सही बन रही, देखते हैं इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट, देखते हैं एग्जामिनर क्या करे। ये मुश्किल क्वेश्चन है बाय द वे। सही, एग्जामिनर बड़ी गालियां देने वाला है। सही। This question was difficult and only a small minority of the candidates were correct. Candidate found it difficult to apply Kirchhoff's second law to the loop of the cell in order to obtain कुछ बता ही नहीं रहे with the correct signs. Fine. कुछ ऐसे बता नहीं रहे एंड फाइनल इक्वेशन इन ट्रेनिंग। सही है, सही है, कुछ बता नहीं रहे सच। सही। सो हमारे पास ये कुछ सर चीजें आ गई। हाँ बोलो। मेरा E2 माइनस E1 इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I2 R2 बन रहा है। I1 R1 प्लस तो नहीं बनना चाहिए कुछ भी करके, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो एक तो नेगेटिव, एक करंट तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। सही है, अगर आपने दोनों करंट को एक ही अज्यूम कर लिया दो तो हो नहीं सकता। सही है, क्योंकि यहाँ से भी करंट यूं आ रहा है, यहाँ से भी करंट यूं जा रहा है। सही है, जब आप ये लूप कंसिडर करो यू हैव टू टेक वन डायरेक्शन, राइट। तो सर R2 और R1 का पॉजिटिव लेंगे फिर। देखो ना, उसने उसने लूप मेंशन किया हुआ है, हम उसी लूप को ले रहे हैं। सही है, सो मैंने लिया हुआ है I1 को पॉजिटिव लिया हुआ है, और R1 को मैंने नेगेटिव लिया, I2 को मैंने नेगेटिव लिया हुआ है। सही है, समझ रहे हो। सर सर मेरा I2 ही नेगेटिव बन रहा है। हाँ सही है, जब I2 नेगेटिव बन रहा है तो क्या मसला है, फिर वो I2 R2 दोनों नेगेटिव होगा। हाँ जी बोलो, कौन बोल रहे सर मैं कह रहा था एक से ऊपर जाएंगे आप। हैं। ओके बोलिए। ये I1 और I2 अगर, तो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मैं I2 की सिर्फ कैलकुलेशन के लिए डायरेक्शन I1 की तरह कर लूं, हम्म। और फिर एंड में जाके जो मेरी फाइनल इक्वेशन बनेगी उसको मैं माइनस से मतलब मल्टीप्लाई करूं ब्रैकेट में पूरी इक्वेशन, तो सही आएगा मेरा आंसर या गलत आएगा? मतलब V = I, यानी सिर्फ आखिरी में जाके सिर्फ इस चीज को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे या पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे। पूरी पूरी इक्वेशन। अगर पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इसमें मसला आ जाएगा इसके साथ ना, क्योंकि आपने पूरी इक्वेशन के साथ तो कोई मसला नहीं किया हुआ ना, आपको सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना होगा एंड में नेगेटिव के साथ। समझ रहे हो। यस। जी सर ठीक। सही है ना, तो ये करना है। चलो ओके, डन हो गया। मराइल समझ में आ गया, और दूसरों को भी समझ में आ गया रुबायत। यस एवरीवन। Just यस सर। ओके परफेक्ट। ओके लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। ये तो नहीं है, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। सर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे इसमें नहीं है? चलो नहीं है, नहीं है भाई, ये चलो टू में इसमें। पढ़ेंगे। बोलो क्या बोल रहे हो, कौन बोल रहा है। ओम्स की डेफिनेशन बताओ भाई। ओम्स की डेफिनेशन, ईशा ओम्स की डेफिनेशन बताओगी। voltage per ampere. हैवी कद्दू एक भी नहीं मिलेगा। वोल्टेज क्यों बोल रही हो। Oh, sorry, volts per ampere. हाँ ओके, बच्चों ये इसका ध्यान रखना है तुमने। सारों ने वोल्ट्स पर एम्पेयर कहना है। ओके, वोल्टेज इज अ क्वांटिटी, वोल्ट्स इज अ यूनिट। ओके, वोल्ट्स अच्छा सर। पर एम्पेयर। ओके जी, सर आ ये जाओ भाई। लास्ट क्वेश्चन है? हाँ जी लास्ट है। क्यों, क्या करना है, खैर तो है। नहीं, वो सर जवाब का मैसेज आया क्लास का ही। अभी भी आया है। नहीं वो आधा घंटा होने वाला। अरे मालिक चले जाओ ना, बस ये आखिरी करते हैं निकलते हैं। ओके जल्दी जल्दी करें। ओके ईशा जल्दी से रीड कर ले बेटा। Wires are used to connect a battery of negligible internal resistance to a lamp as shown in figure 7.1. The lamp is at its normal operating temperature. Some data from the filament wire of the lamp and for the connecting wires of the circuit are shown in figure 7.2 show that शो दैट resistance of filament सही है। wire over total resistance of connecting wires equals to 1000. ओके भाई, अच्छा जी आ जाओ भाई। रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट वायर। अच्छा इन्होंने बताया भाई रेजिस्टेंस आपको पता है रो L/A होती है। सही है,
रो एल ओवर ए डिवाइडेड बाय, सही है, रो एल ओवर ए, सही है, बस जल्दी जल्दी कर रहे हैं। सही है। अच्छा जी, हमारे पास जो है ना रेजिस्टिविटी हमारे पास आ रही है। अच्छा, ए को अगर आप ले रहे हो पाई डी स्क्वायर ओवर 4 की फॉर्म में, सो यहाँ पे डी स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे भी डी स्क्वायर बच जाएगा, राइट, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, सही है। एंड दिस इज फॉर द लैम्प, लैम्प एंड दिस इज फॉर द वायर डब्ल्यू, ओके। चलो भाई आगे आ जाओ। अच्छा, उसने क्या ये बताया हुआ है कि डायमीटर तुम्हें दिया हुआ है, कनेक्टिंग वायर का डायमीटर तुम्हें इतना दिया हुआ है, सही है, 14 व्हाट, डायमीटर ऑफ द फिलामेंट लैम्प, कनेक्टिंग वायर का इतना ज्यादा कैसे आ रहा है? ये डी डायमीटर ही है क्या है? डायमीटर ही है, ओके। लेंथ, उसकी लेंथ दी हुई है, लेंथ, ओके फाइन, चलो लिख लेते हैं। सही है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल फिलामेंट, ओके। एंड ये आ गई रो, सही है, एंड एल ओवर डी स्क्वायर्ड, ओके। ये आ गई फिलामेंट लैम्प की, अबे भाई मिट जा यार, फिलामेंट लैम्प डिवाइडेड बाय, तुम्हारे पास जो है वो आ जाएगी 0.028 रो, ओके, और एल तुम्हारे पास है 7, ओके। टोटल लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय और 14 डी का होल स्क्वायर, राइट। चलो, तुम सारी चीज़ें काट पीट के ये हो जाएगा 14 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.028 इंटू 7, सही हो गया। ये तुम्हारे पास बच रहा होगा, सही है, बताओ कितना आ रहा है? 1000 आ गया, हैवी। चलो भाई आगे आ जाओ, ब्रो रीड करे प्लीज। Use information on I to explain correlatively why the power dissipated in the filament wire of the lamp is greater than the total power dissipated in the connecting wires. हम्म। अच्छा जी, करंट तो इनका सेम ही होने वाला है क्योंकि सीरीज सर्किट के अंदर लगे हुए, राइट। पावर जो है वो आपके पास रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, राइट। और इनकी रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास ज़्यादा आ रही है, सही है। तो इस वजह से हम यह कह सकते हो आप, राइट। चलो आ जाओ भाई। filament wire of the lamp is greater than the total power dissipated in the connecting wires, okay। अगर हम बात करें, सो इसका डायमीटर, लेकिन इसमें हम क्या कह सकते हैं, हमारे सर पास हम ये लिख सकते हैं कि वो हम्म, resistance of filament wire is equals to 1000 times the total resistance of connecting wire, वो जब उधर मल्टीप्लाई 1000 टाइम, करें। अगर आप ऐसा कह रहे हो, सही है। सो अब तो उसमें फिर आप ये कह सकते हो कि 8000 फिर आप ये कह सकते करंट। हो, हाँ, फिर आप ये कह सकते हो कि भाई करंट का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास फिलामेंट वायर की जो है ना वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, राइट। जी तो इस हिसाब से सही है। फिर पावर होगी। सही हो गया। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई द फिलामेंट wire, the filament lamp has 1000 times the resistance of the wire. So आप ये कह सकते हो कि it will cause more power dissipation, सर ये समझ नहीं आया मेरा। एक मिनट, dissipation um, while current is same, current is सेम, ओके। देखो मैंने फॉर्मूला यूज किया, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर जो है मैंने क्या किया, आई स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है बिकॉज सीरीज सर्किट है, सो आई स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। हमारे पास जो भी पावर की डेसिपेशन आएगी, यानी जो भी पावर लॉस हो रही है, सही है, वो पावर डिपेंड करी रेजिस्टेंस पे, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी पावर लॉस ज़्यादा है, राइट। अच्छा, अब देखो आपने यहाँ पे निकाला टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट लैम्प, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प है, सही, इज बेसिकली इक्वल टू 1000 times द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, राइट। सो वायर की जो रेजिस्टेंस है, जब उसकी 1000 टाइम रेजिस्टेंस है वो लैम्प की है, राइट, मतलब 1000 गुना बड़ी है रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प, राइट। तो इसका मतलब है जब उसकी रेजिस्टेंस 1000 गुना ज्यादा है, सही है, तो उसके अंदर जो पावर डेसिपेशन होगी वो भी अप्रोक्सीमेटली 1000 गुना ज्यादा होगी कंपेयर टू जो भी पावर डेसिपेशन हो रही है वायर के अंदर, समझ पा रहे हैं भाई? जी यस, सर। बस ये कहानी है, सही हो गया। आ जाओ भाई। The lamp is ए, rated as 12. क्या बोल रहे हैं, बोलो बोलो। सर मैंने पूछना था कि सर वो 14 डी है तो हम डिवाइड बाई 2 करके हमें रेडियस मिल जाएगा।
ऊपर वाले क्वेश्चन में। 14 डी, डी थोड़ी दिया हुआ है। वो तो 14 टाइम्स डी है ना, जो भी डी होगा उसको 14 दफा आपने, मतलब 14 टाइम्स द डायमीटर, राइट, बट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डायमीटर इज नॉट गिवन, राइट। तो तो उससे उसको नहीं पाई डी मिलेगा। स्क्वायर और 4 करके ही करेंगे। हाँ जी। ओके। The lamp is rated at 12 volts, 6 watts. Use the information now to determine the total resistance of the connecting wire. ओके, सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द तो कनेक्टिंग वायर। पहले हम ये कर सकते हैं कि हम करंट निकाल लें और फिर उससे रेजिस्टेंस निकाल दें, या हम्म फिर डायरेक्टली। अगर हम, ये हमारे पास है 6 वॉट आ गया, सही है, और इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सही है। रेजिस्टेंस अगर निकालोगे यहाँ से 144 डिवाइडेड बाय 6, सही है। एक तो ये काम है, लेकिन जरा देखो ये कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके आएगी बस। 24 124। आ रही है। 24। अच्छा जनाब। और अच्छा, अच्छा बाय द वे, द लैम्प इज रेटेड, द लैम्प, इसने कहा कि डिटरमिन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर, ओके। हमने अभी लैंप की निकाली है, कनेक्टिंग वायर की 1000 गुना कम, 1000 गुना इससे कम है, ऐसे ही। यस। जी। तो इसको डिवाइड बाय 1000 कर दें, 24 डिवाइडेड बाय 1000, राइट। देखो तुम्हें ये पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, राइट, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, राइट, is equals to 1000, right. Resistance of the lamp is given as 20, is what we found as 24, right, divided by 1000 is equals to resistance of the wire, okay, is that clear बच्चों? Yes. -2, चलो आगे आ जाओ। The diameter of the connecting wires is decreased. The total length of the connecting wire and the resistivity of the metal of the connecting wire remains the same. State and explain the change, if any, that occurs to the resistance of the filament wire of the lamp. ओके, डायमीटर आपने डिक्रीज कर दिया है। अच्छा, डायमीटर ऑफ द कनेक्टिंग वायर आपने डिक्रीज किया, ओके। सही, ये चीज़ें सेम है, सही है। अगर आपने डायमीटर डिक्रीज कर दिया तो आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, राइट। और अगर आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से आपके पास करंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सही हो गया। Yes. अच्छा जी, ये आप कह रहे हो। और कुछ कह सकते हैं? सर ऐसे सवाल में अगर वो पूछ रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट वायर का हम्म चेंज, तो उसमें हम करंट रिलेट करना जरूरी होता है। अच्छा, इस अगर द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, अच्छा इन्होंने बाय द वे रिलेट किया हुआ है इसको रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट वायर ऑफ द लैम्प के साथ, ये मसला आ गया, सही है। इसको आपको वहां पे भी रिलेट करना है। तो एक काम करते हैं, अगर हम ये कहें कि भाई ओके, ओके, सो हम कह सकते हैं कि भाई डिक्रीजिंग, बताता हूँ, डिक्रीजिंग द डायमीटर increases the resistance of the resistance of the filament, resistance of the wire, okay। यानी रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा ना तुम्हें वर्ड्स के साथ थोड़ा सा सही से खेलना, ओके। तुम कहोगे कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, पहली बात हो गई। लिमिट पर की भी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, नहीं ना, है। क्योंकि वो मल्टीप्लाई बाय 1000 है ना। तो अगर कनेक्टिंग वायर की इंक्रीज हो रही है तो ओवरऑल वो भी इंक्रीज हो। अच्छा, अगर ऐसा कह रहे हो तो अगर हम इसको लेकिन कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस जो है वो करंट पे, फिलामेंट वायर की जो रेजिस्टेंस है वो करंट पे डिपेंड करेगी, समझ रहे हो। क्योंकि देखो ना, एक मिनट, क्योंकि फिलामेंट वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, राइट। और जब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो करंट जितना ज़्यादा फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा उसकी टेम्परेचर राइज होगा, और उतना उतना जो है उसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, राइट। और जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी उस हिसाब से आपने देखना है। लेकिन यहाँ पे जब आपने कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस बढ़ा दी है तो करंट कम हो गया सर्किट के अंदर, राइट। हमने कहा कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर, ये डायमीटर हमने डिक्रीज किया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है, उसकी वजह से ना, विच decrease the current in the सर्किट, सही है। अब ये जो फिलामेंट लैम्प की जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? फिलामेंट लैम्प की जो रेजिस्टेंस है वो करंट के फ्लो पे डिपेंड करती है, राइट। अब चूंकि जो करंट डिक्रीज हो गया सर्किट के अंदर तो फिलामेंट लैम्प की रेजिस्टेंस डिक्रीज होनी चाहिए, राइट। सो द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट लैम्प
will decrease, right, due to the current. Okay, सो करंट की वजह से, क्योंकि फिलामेंट लैम्प की रेजिस्टेंस जो है वो करंट की वजह, करंट पे भी आपकी डिपेंड कर रही है। सही है, तो इस वजह से वो डिक्रीज हो गई है। सही है। अच्छा जी, अब तुम बोलोगे भाई 1000 का जो रेशो है वो कहाँ है, वो कहाँ गया फिर। सही है। सो उसने कहा कि भाई द लैम्प इज एट नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर, राइट। सो ये आपके पास जो है ना ये कहानी आ गई है। सही है। और उसने कहा कि भाई ये एक फिक्स टेम्परेचर पे आप जो है ना वो रीडिंग ले रहे हो, राइट। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ की है, करंट कम हुआ या करंट ज़्यादा हुआ, तो उसकी वजह से फिर आगे आगे की कहानी पे फर्क पड़ सकता है, राइट। बस इस पार्ट को जल्दी से देख लेते हैं। और ये बेकार बातें कर रहे हैं, रेजिस्टेंस करंट डिक्रीज कर दिया, सही है, एक मिनट। Although there were many, एक मिनट, question number 7 है, a precise and the methodological explanation was required. It was insufficient to refer to the resistance without clarifying whether this was the resistance of the filament wire or the resistance of the connecting wire, right। ये तो तुमने ध्यान में रखना है। A common misconception was the resistance of the filament wire remain constant or increase when the current is when the current in this, okay। ये देखो, क्योंकि ये जो फिलामेंट वायर होती है ये बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है, तो इस वजह से जो है ना वो इसको आपको उसके हिसाब से डिक्रीज या इंक्रीज करना होगा, राइट। सो करंट को आपने देख के जो है कि यानी करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो फिलामेंट वायर की जो रेजिस्टेंस होगी वो इंक्रीज होगी, राइट। और करंट की अगर वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो आप सर्किट के अंदर तो फिर वो उसके हिसाब से डिक्रीज होगी, राइट। चलो, बस ये आखिरी क्वेश्चन अब जो जा रहा है वो चला जाए। सही है, और बाकी ये बेकार बेकार क्वेश्चन है। पार्ट सही है। बी है इसमें, ये सिलेबस का हिस्सा है या नहीं? क्या चीज, पार्ट बी इसका? आखिरी क्वेश्चन का पार्ट बी, हाँ जी, हाँ जी, जो हैगा। इसमें मास। हाँ जी। मास वो लिखा हुआ होता है पेपर में यार, वो ऊपर से देख के लिखना है। मास ऑफ द प्रोटॉन आपके पास है 1.6। एक मिनट, बाय गिविंग द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द चार्ज इन द मास ऑफ द, ऊपर से देख के लिखना है भाई। 1.66 एक्सपोनेंट -27। सही है। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो आपके पास है 1.6 एक्सपोनेंट -19 है। सही है। और बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी यही तुम्हारे पास आएगा, 1.6 एक्सपोनेंट -19 है विद अ नेगेटिव साइन। और जो इसका वो है मास है वो 9.11 एक्सपोनेंट -31। ये सब ऊपर पहले पेज पे लिखा हुआ है और ये 0 0 है, राइट। आई थिंक यही ये चीज मेंशन कर रहा होगा, -1 +1 तो नहीं दिया होगा उसने, यस। ये देख लो, अगर तुम देखना चाहो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सही है। पहले पहले पेज पे जो है ना उसने ये वैल्यूज दी हुई, ये रही, देख पा रहे हो? बस ये कॉपी करना है वहां से। यस, ये देखो ये चार्ज आ गया। सही, एलिमेंट्री चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव है, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, प्रोटॉन का पॉजिटिव है, ये उठा के तुमने लिख दिया। सही है। यूनिफाइड एटॉमिक मास है ये, ये उसका आ गया। सही है, इलेक्ट्रॉन का मास ये आ गया, प्रोटॉन का मास ये आ गया। सही, प्रोटॉन का मैंने गलत लिख दिया बाय द वे, 1.67 होना चाहिए। सही, क्लियर हो गया, बस वहां से कॉपी करना है ऊपर से। सही हो गया। चलो, ये आ गया 1.67, इसको कर देते हैं 67। ओके जी, आ जाओ भाई। शो दैट, यूज द क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ टू शो दैट द न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। ओके, तुम्हें पता है कि भाई न्यूट्रॉन हैज टू अप क्वार्क। ओके, न्यूट्रॉन हैज अप डाउन डाउन कॉम्पोजिशन, अप डाउन डाउन फ्लेवर। ओके, सही है। सो अप इज इक्वल्स टू 2/3 होता है। सही है। डाउन इज इक्वल्स टू 1/3 होता है। सही है, नेगेटिव साइन के साथ। तो तुम कर लो 2/3, सही है, प्लस 2/3 -1/3, राइट। सो अब यह गलत हो गया, 1/3 नेगेटिव का आ जाएगा। सही है। और ये तुम्हारे पे बन जाएगा 0। सही है, बस तुमने शो कर दिया, क्लियर हो गया। चलो, पेपर हो गया, निपट गया। अच्छा जी, होमवर्क सुन लो, बल्कि होमवर्क मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। सही है, बस यहाँ तक हो गया पेपर। सही है, ये हमने बाय द वे नवंबर 17 कर लिया है। सही है, नवंबर 17 और मई जून 17 के सारे वेरिएंट मुझे चाहिए। ओके, जून 2017 के 21 एंड 23 सर एंड, कम दीजिए। बस 4 वेरिएंट है भाई। तू तो पढ़ना शुरू हो गया था भाई, बगैरती से तौबा कर ली थी, नहीं? सर कर लूंगा कर लूंगा। अच्छा, बस बेहतरीन हो गया, आई लव यू वाली बात हो गई ये तो। चल कर लियो सर भाई प्लीज, हाँ बोलो। इस पेपर का थ्रेशोल्ड क्या है? यार इसका मुझे पता नहीं, बट इसका थ्रेशोल्ड होगा 50 के आसपास, 45 50 के आसपास होना चाहिए। 50 के आसपास होना चाहिए। ये 3 नंबर का ये क्वेश्चन कटा होगा, 2 नंबर ये गलत हुए होंगे। सही है, 5 हो गए, 1 2 नंबर ऊपर से कटे होंगे, तो 50 के आसपास होगा। सेट हो गया। सर 60 में से हाँ जी, आउट ऑफ ज्यादा 60। नहीं है इस पेपर के लिए? नहीं नहीं, सही है भाई, ऐसे ही यार होते हैं। इसमें इतना आसान मुश्किल पेपर नहीं था ये। इसमें सिर्फ ये एक क्वेश्चन मुश्किल था। सही है। शुरू वाला जो एक वो वेलोसिटी वाला था वो शायद उसमें बच्चे फंसे होंगे।
और इसके अंदर जो है ना, ये जो आखिरी वाला पार्ट है, इसके अंदर जो है ना कुछ शायद बच्चों ने गलती की होगी, बस इसके अलावा नहीं होगा। तीन यहाँ से कट रहे हैं, तीन दो तीन वहां से कट रहे होंगे, तीन शायद यहाँ से एक आधा नंबर कट रहा होगा। तो तकरीबन तकरीबन 50 तक जो है ना वो थ्रेशोल्ड बन रहा होगा, 50 तक उसका ए बन रहा होगा, राइट। सही हो गया। तो ये चक्कर है, समझ रहे हो। तो चले भाई, बस कहानी हो गई आज के लिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। सही है, टिल देन टेक केयर बच्चों, ये पेपर कर लेना प्लीज। सही है, ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। सर ये पेपर भेज दोगे आप? ओके, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।